ओके लिसन, भाई साहब जी आपका एग्जाम कब है? 16 को गिनो मत, क्योंकि 16 को आप रिवाइज करोगे। ठीक है, जो जो पार्ट आप लोग को करवा रहा है वो सब रिवाइज करोगे। 16 मोस्ट लाइकली ऐसा हो कि आप लोग अपने लेवल पे सेल्फ भी करोगे, क्योंकि आप लोगों को मन में रहेगा कि प्रैक्टिस वो करना है, ट्रीट करना है। तुम लोग के ऊपर ऑप्शंस है, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट। तो आप लोग देख लो कि आप लोग को ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। सुबह से अगर शाम तक होगा तो दिक्कत मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए वैसे तो। ठीक है, आज का तारीख हो गया, कल का तारीख हो गया, मैं आपको बताता हूँ आज थोड़ा टायर्ड होगा आप लोग, बराबर। बट आज का टाइम बेस्ट है टू यूटिलाइज, होता है ना लास्ट गैस। जो भी चैप्टर्स में आपको इशू है, जैसे किसी ने कहा चैप्टर नंबर 6 आईडी का, ठीक है, इस तरीके से जो चैप्टर में इशू है उसको आज कवर अप कर लो, क्योंकि आज चाह कर भी, वैसे तो आपको पता है कि टाइम कम है अपने पास में, बट चाह कर भी आज उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। प्रेशर कल से क्रिएट हो जाएगा आपका। तो आज मैं बोलूंगा कि अच्छा है, थक गया, मैं मानता हूं आप लोग थक गया होगा, आप लोग पढ़ा है दूसरा सब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली थक गया होगा, बट आज का टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज कर लो। ठीक है, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। ओके, नाउ अपन शुरुआत कैसे करेगा? अपन लोग सारे चैप्टर्स जो मैक्रो के रहेंगे, आईडी के रहेंगे, उसको वर्बली फटाफट डिस्कस करेगा। जैसे जैसे कोई चैप्टर को वर्बली आपको आता है, ऑब्वियसली मेरा रिवीजन है या आपका रिवीजन है? आपका रिवीजन है, तो आपको ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, फटाफट एकदम रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है, उसके हाथों हाथ आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास में, अगर आज तक आपके पास में प्रिंटेड नहीं है तो गरीबी अलग लेखा में चल रहा है आप लोग। ठीक है, तो आपको लेके फटाफट क्वेश्चन बैंक खत्म करना है, ताकि मैं वर्बली रिवाइज करूं। अगर ऐसा लगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैंने बोल दिया, बट आपको लगता है कि आपको प्रॉपर्ली याद नहीं है, तो आप लोग उसको मार्क करके रखोगे, और हाथों हाथ जब घर पहुंचोगे, जब भी पहुंचोगे या आज जब बैठोगे यहाँ पे, तो रिवाइज कर लोगे उस वाला पार्ट को। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। किससे स्टार्ट करना, मैक्रो से या आईआईडी वाला पोर्शन से? मैक्रो पोर्शन से शुरू करना है, और मैक्रो पोर्शन से शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है सबसे पहले? नेशनल इनकम। ठीक है, अपने अपने बुक्स निकाल लो फटाफट, जो टॉपिक में लगा कि मेरे को नहीं आ रहा है उसको आज रिवाइज करके खत्म करोगे आप लोग। रेडी हो सबके सब? परफेक्टली ओके, आइए। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं पूरा का पूरा मैक्रो का रिवीजन। ठीक है, सबसे चैप्टर का नाम क्या है साहब? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले थे वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जनरली वी स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक कांसेप्ट्स, बट टुडे वी हैव टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हर अटेम्प्ट में उठा लीजिए आप, कोई भी सैंपल पेपर उठा लीजिए। अच्छा, आपको 2022 का सैंपल पेपर देख के जाना है। वैसे तो जिसने लास्ट टेस्ट दिया था या लास्ट टेस्ट पेपर दिया है, देखा है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस 2022 के सैंपल पेपर से था। तो अगर आपने 2000 जो लास्ट में टेस्ट पेपर दिया आपको, या फिर सैंपल पेपर आपने नहीं देखा है, इन दिनों में जब भी आप लोग फ्री हो, सुबह शाम को, कभी भी ऐसा होता है कि स्लगिश लग रहा है, पेपर उठाओ, कर लोगे आप लोग आराम से। आपको आता है टॉपिक्स, स्ट्रेस वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मुद्दा ये है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमेशा आप कोई भी सैंपल पेपर देख लो, उसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो का डेफिनेशन मुझे बताइए क्या था? इट इज द cycle of generation of income where in the production process its distribution among the factors of production। फिर वहां से क्या करोगे? from the households to the firms in the form of consumption expenditure for the goods and services produced by them। ये तो जहन में होगा, एक बार के लिए वापस से बताइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन फटाफट। इट इज द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द production process, its distribution among the factors of production, and finally from the households to the firms in the form of consumption expenditure। किसके लिए? for the goods and services produced by them। it is a never ending process, continuous process है, रुकता नहीं है, 3 phases में divided है। ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया था आपका ये वाला पार्ट, प्रोडक्शन फेज, एक्सपेंडिचर फेज एंड इनकम फेज। ये पूछा था आपको लास्ट एग्जाम में, तो इस बार चांसेस कम है आपको पूछने का। डेफिनेशन नहीं पूछा है तो डेफिनेशन आपके जहन में रह जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल आगे। जो पार्ट लास्ट टाइम पूछ लिया है या लेस रिलेवेंट है उसको फटाफट स्किप कर रहे हैं आगे जाके। ठीक है, 2 टाइप का फ्लो था, रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो। उसको अपन फिजिकल फ्लो एंड मनी फ्लो भी कहते हैं, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रियल फ्लो। जहां पे मनी के बदले मनी, उसको क्या बोलेंगे अपन? मनी फ्लो। सर फिजिकल फ्लो में क्या होता है? सर हाउस जो है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। और यहां से यहाँ क्या आता है आपका? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहां से यहाँ क्या आता है आपका? फैक्टर सर्विसेज। यहां से यहाँ क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वॉल्व्स व्हाट? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिफिकल्टी है कि हाँ सर डिफिकल्ट है, और लास्ट में आपने क्या बना दिया यहाँ पे? चार्ट बना दिया। चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। सर मनी फ्लो का बात करें, मनी फ्लो का बात करें तो क्या होता है सर? सर हाउस होल्ड फर्म्स है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहां से यहाँ क्या आता है? फैक्टर पेमेंट्स। बात खत्म है, इट इन्वॉल्व्स मनी, इट इज इजी एंड
सिंपल टू कैलकुलेट, बाकी आप लोग बना लोग। ये दोनों फ्लोज को जब मैंने ऐड कर दिया, आई गेट व्हाट, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पे आपको ये चार्ट बनाना आता है। ठीक है, फटाफट आप लोग कॉपी है, रफ कॉपी है, फटाफट बनाइए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फटाफट बना लेता तब आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं। उसका पी नहीं था ना, इसके वजह से टाइम मिल गया। अच्छा है, मेरा कौन सा टॉपिक हुआ है आईडी का? फटाफट बनाइए, रफ ऑफ में फटाफट बना के दीजिए। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही टास्क दे रहा हूँ, प्लीज इसको स्किप मत करना। क्वेश्चंस जो है आपका किसी भी फॉर्म में, आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, ताकि आप लोग एकदम झट का एकदम होता है ना, आपको आइडिया हो जाएगा जो ऐसा सवाल आ रहा है। स्पेशली मैं बताता हूँ आप लोग को, आप गलती कहाँ करोगे, आप गलती करोगे एमसीक्यूज में। इसलिए प्लीज रीड द एमसीक्यूज क्वेश्चंस केयरफुली। हो सके तो एमसीक्यू के क्वेश्चंस जो है ना, अभी इन दिनों में 40-50 एमसीक्यूज तो कर ही लोगे बैठे बैठे आराम से। ठीक है, उतना तो कम से कम करके जाना, ताकि माइंडसेट रहे कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में गलती नहीं करना। अगर आपका, आपको गलती में बता रहा हूं, जो अच्छे से पढ़ के रखा है वो लोग 1-2 मार्क का गलती करेगा, दो 1-2-3 मार्क ऐसे गलती करता है, वो कहाँ करेगा, क्वेश्चन रीडिंग में गलती करेगा, तो एमसीक्यूज में गलती करेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एमसीक्यूज की, समझ में आया हीरा मोती? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे बना लिया आपने, वेरीफाई कर लीजिए फटाफट। आई डोंट थिंक तो यहाँ पे किसी का गलती होगा, वेरीफाई कर लीजिए फटाफट, किसी का गलती है? बन गया रिदम? जल्दी करो, हो गया ना? बन गया सबका? किसी का बाकी है? नब कर लो, फटाफट करो। हो गया ना? थोड़ा प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना। नहीं नहीं, एग्जाम के लिए बोल रहा है, ये भी तो पता है, रफ में लिख रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट जो भी, जैसे आईडी में स्पेशली जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलता है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि, क्योंकि बुक टू बुक कवर करना एकदम इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी। अगर तुम उसको मेन पॉइंट्स हाईलाइट करवा देगा वो तुमको मार्क्स दे देगा। उतना वक्त नहीं है उसके पास में कि वो पूरा पूरा आंसर्स चेक करे। उसको अगर मेजर पॉइंट्स मिल गया आपका, अंदर अंदर का कंटेंट, वो टिक टिक मार के राइट दे देगा। बिल्कुल पेंसिल से करना पड़ेगा, पेंसिल से बिंदास एकदम। जैसे कोई पॉइंट भी लिख दिया, पॉइंट के नीचे भी अंडरलाइन किया है तुमने, उसके बगल में लगता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, उसके अंडरलाइन कर देना है, आराम से आराम से मार्क्स मिलता है। आप जहां श्योर हो कि ये वर्ड तो था ही, वहां अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको इजी कर दिया ना चेकिंग करना। जितना आप आसान कर दोगे चेकर के लिए, चेकिंग करना, वो फुल मार्क्स देने के लिए कोशिश करेगा। फिर जब आपका 90 के पार पेपर आने लग गया, तो वो आपका पेपर को लेके हल्का सा वापस देखेगा कि कहीं छोटा सा गलती तो नहीं है तुम्हारा, कुछ देखेगा। जब इट इज, और तभी वेरी स्पेसिफिकली बता रहा हूं, जहां आपका पेपर 95 एंड अबव क्रॉस होता है, देन द पीपल बिकम, कि थोड़ा एक बार देख लेता है अच्छे से, कुछ बाई चांस अगर कुछ रह गया या कुछ हो गया, तो दैट इज योर परफेक्टनेस। कि आप चार्ट बनाओगे तो वहां पे मार्क डालना, सब कुछ डालना, चार्ट को नीचे एक्सप्लेन करना, 2 लाइन में चाहिए, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा लास्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस आर ऑल एड इन पॉइंट्स। ठीक है, आप मत स्कोप 200 काटने का। ठीक है, तो नहीं कटेगा आपका मार्क्स। ठीक है, इसमें अजम्पशंस था, कितने सेक्टर्स है? 2 सेक्टर्स है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। दूसरा वाला पॉइंट बताया रियल फ्लो, नेक्स्ट वाला बोला है मनी फ्लो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन था कि सेविंग्स नहीं है, चलेगा। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, सर कैपिटल, कैपिटल इज अ स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है फ्लो। ठीक है, फिर वेल्थ, स्टॉक, वेल्थ जनरेशन फ्लो, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर दिस फ्लो। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन, एसेट का कोई वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बैंक बैलेंस एज ऑन। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे पक्की बात, स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर 1 से 2 मार्क का सवाल पूछता है। एक टॉपिक जिसके ऊपर कभी भी टेस्ट नहीं किया हुआ, अपने लिए इंपॉर्टेंट था, ये था लीकेजेस एंड इंजेक्शन। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसे निकाल रहे हो, लीकेज, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो इज इंजेक्शन। सही बात है, एग्जाम्पल सेविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज, सेविंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंजेक्शन पैसा डाला ना खर्चा करके गवर्नमेंट, सही बात है, फाइनेंशियल सर्विसेज से कुछ लोन वगैरह लिया, इंजेक्शन। समझ में आया? कौन सा एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करता है? लीकेजेस। कौन सा एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है? आप भूल चुकी हो ये पॉइंट को, इसको मार्क करके रखो। लीकेजेस रेफर्स टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ व्हाट, डिमांड विच लीड्स टू द लोअर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पैसा का इंक्रीज होगा, पैसा इंक्रीज होगा तो आउटपुट लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
सही बात है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक है, दिक्कत को तकलीफ। ठीक है, ये एग्जांपल्स टू सेक्टर इकोनॉमी में, देयर इज नो लीकेजेस, नो इंजेक्शंस, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी। सेविंग्स और टैक्सेस जो है, टैक्सेस वो भी क्या है, लीकेज है। टैक्सेस भी क्या है, लीकेज है, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे पैसा लेके जा रहा है, आप खर्चा कर पा रहे नहीं हो, तो टैक्सेस एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, लीकेज। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका, इंजेक्शंस। आई बिलीव सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Question number 2 of your question, circular flow of income in a two sector economy is based on the axiom या फिर assumption that one's expenditure is the other's income. Do you explain a yes? The answer is what? Yes. ठीक है, आप इसको रीडिंग कर लीजिए फटाफट, 2 मिनट लेके आगे बढ़ते हैं। आईडी जो कर रहा है, अगर आप लोग आज मैक्रो यहाँ पढ़ लोगे, आईडी करेगा, तो आईडी का जो मैंने रिवीजन लेक्चर्स लिया है ना, वो एक्सीलेंट रिवीजन करने के लिए, स्पेशली 1 2 3, मतलब ढांचू तरीके से रिवीजन हुआ है वो। 1 घंटा कितना में 3 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। उसको लेके हेडफोन में लेने का, रात को अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ा लेट से अगर पढ़ रहे हो आप लोग, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आज थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लो मेरे हिसाब से। क्या है, थोड़ा थका हुआ मान लिया, उसको खाली हेडफोन में डालने का, रिवाइज अपना करते रहने का, जैसे तुम एकदम खुद ही बोल रहे हो वैसे रिवाइज करने का, तो तुम्हारा 1 2 3 एकदम बढ़िया से शातिर तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और फिर तुम लोग कल उठ के उसके क्वेश्चंस देख लो, कोई रोक नहीं सकता तुम लोग का 1 2 3 में। 4 तुम लोग का है नहीं, ठीक है, 5 6 वगैरह हम उड़ा देगा फटाफट तुम लोग का बढ़िया हो जाएगा। जितना तुम लोग ज्यादा मेहनत करेगा उतना मेरे लिए अच्छा है, हमको कराना वो अलग बात है, बट 1 2 3 ऐसा है ना जो फ्लो में बैठेगा एकदम बढ़िया वाला आप लोग का। तो वो लेक्चर दिया हुआ है, मैं ग्रुप में वापस एक बार शेयर कर दूंगा आज, अगर जस्ट इन केस आपको ढूंढना पड़ेगा तो मैं वापस शेयर कर दूंगा। हेडफोन लेने का करीबन 10 11 बजे जब भी बैठोगे आप लोग, अगर आज नहीं सो रहे हो तो, ठीक है, 9 10 10 जब भी आप बैठोगे, बैठो एक बार लेके बैठो उसको, कॉपी में बैठो आराम से, और सुबह सुबह उठ के उसका क्वेश्चंस कर लो, तो रिवीजन भी हो गया, क्वेश्चंस भी कर लिया, खत्म। ठीक है, चलेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्फिडेंट हो जाएगा आराम से। ये आंसर को देख लिया आपने, जिसको याद नहीं है वो एक बार देख लीजिएगा लास्ट में वापस से। ठीक है, ये मार्क कर लीजिए, जिसको अगर लगता है कि ये वाला पार्ट मेरे को वापस देखने का है तो एक बार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बेसिक कंसेप्ट, देखिए बेसिक कंसेप्ट वाला पार्ट जो है अब कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो गया आप लोग के लिए, क्योंकि आपको याद है सबसे पहला डेफिनेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या था, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द इकोनॉमी इज नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर यूनाइटेड नेशंस ने दिया जहां पे पर्सन लोग जो है वो सर्कुलेट। 3 इंक्लूजन दो, 3 इंक्लूजन दो। एक क्या इंक्लूजन था मुझे बताइए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओ एंड ओ, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। एग्जाम में पूछा ऐसा कोई क्वेश्चन, एयर इंडिया ने ऐसे सर्विस दिया स्विट्जरलैंड और यूएई में, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? द आंसर इज व्हाट, यस। आंसर में एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे, ये वाला लाइन, बिकॉज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ रेसिडेंट in between 2 or more countries forms a part of the domestic territory or the economic territory. Next. Fishing vessels, oils, rigs, जो तुम्हारा कहाँ पे operated by the residents, non residents नहीं भाई, on the by the residents, normal residents in the international water, 200 नॉटिकल माइल वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा एम्बेसीज, कंसल्टीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, अगर वो बाहर भी है तब भी इंडिया का पार्ट मानेंगे। एग्जाम्पल था इंडियन आर्मी वाला एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसी अगर बाहर में है तो भी वो किसके लिए ऑपरेट कर रहा है, इंडिया के लिए, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट, इट डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या, कोई अगर एम्बेसी है बाहर का जो इंडिया के अंदर है, एम्बेसीज, कंसल्टीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अब्रॉड इन इंडिया। ठीक है, और नंबर 2 क्या था आपका, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ डब्ल्यूएचओ के ऑफिसेज अगर इंडिया में है तो उसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप, एक में और था दूसरा में एंड था, एक में और था दूसरा में एंड था, किसमें और था, सिटीजनशिप में और था, क्या क्या था साहब, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर अगर आपने कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया तो आप सिटीजन बन जाओगे। क्या फॉरेन टूरिस्ट सिटीजन होते हैं, कोई घूमने फिरने के लिए आया सिटीजन है क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन है क्या, उनके एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो सिटीजन है क्या, द आंसर इज व्हाट, नो। ठीक है, वो रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट में आता थी पहला बात, तो सिटीजनशिप वाला तो आएगा ही नहीं, उसका जन्म तो बाहर ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंस के केस में और या एंड बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। क्या क्या था, नंबर 1, ऑर्डिनरी रेसाइड्स इन दैट कंट्री, यानी कि मैं 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे, एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने, वो पैसा कहाँ कमा रहा है,
इंडिया में कमा रहा है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ कैरी आउट कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती है, बताइए। नंबर वन, फॉरेन टूरिस्ट, उनके स्टाफ वगैरह, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेबल है टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल ऑल्सो एंड ऑल्सो अ इंस्टीट्यूशन, दोनों के लिए। ऐसा नहीं केवल इंडिविजुअल इज ऑलरेडी नॉर्मल रेसिडेंट, ये एक कंपनी भी नॉर्मल रेसिडेंट के दर्जे में आ सकता है। इसमें एक्सेप्शन क्या था साहब, सर ऐसे तो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको हम रेसिडेंट नहीं मानते हैं, बट अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ ऑपरेट करेंगे तो हम लोग बाय डिफॉल्ट उसको रेसिडेंट मान लेंगे। नेक्स्ट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। सर कौन सा नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनता है, फैक्टर इनकम। कौन सा नहीं बनता है, इसमें हम लोग फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न दे रहे हैं, और किसमें हम कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इन जनरल जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर इनकम कौन सा रिसिट कॉन्सेप्ट है, कौन सा अर्निंग कॉन्सेप्ट है। सर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जिनके पास लैंड है उनको क्या मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी। जिनके पास में जो लेबर है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 बच्चे थे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। चलो आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इंटरेस्ट, ठीक, वो किसमें था, कैपिटल वाले को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड जो बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर कर रहा है, उनको क्या मिलेगा। मेरा एक सवाल है आपसे, पूछो क्या, आपके ऊपर जो सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट, वो ट्रांसफर इनकम है आपका या फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि उसमें कोई मेहनत इन रिटर्न कर रहा नहीं है। ये आपके पूछ सकता है, नोट वाले पॉइंट में दिया हुआ है, ये ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से पूछ सकता है आपको, चलेगा बिल्कुल एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम में जो सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का टिल 2019, जो फेवरेट पार्ट था जिसमें हर एग्जाम में पूछा था, वो था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स में सर कैसा सवाल पूछेगा, डेफिनेशंस वेरी लो इन चांस, ठीक है। नंबर 2, एग्जाम्पल देके पूछेगा आपसे, मशीन विल ऑलवेज बी अ फाइनल गुड्स, फॉल्स। सर उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो यूज हो रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फॉर रीसेलिंग तो इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर वो कंजम्पशन पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो क्या हो गया, कुछ। मैंने लैपटॉप पढ़ाने के लिए यूज किया, कौन सा कैटेगरी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स, क्योंकि जो गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स की नजर पे यूज कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, यानी इससे कुछ सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा गुड्स हो जाएगा आपका, फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा गुड्स, कैपिटल गुड्स। अगर मैं इस लैपटॉप को बेचने वाला हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मैं इस लैपटॉप को पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स कौन सा, कंजम्पशन गुड्स। सर साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप अगर उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ठीक है, फाइनल गुड्स बन जाएगा, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। नंबर 2, गुड्स यूज्ड इन द सेम ईयर आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स, फाइन। लैपटॉप कैन बी बोथ अ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, बोलिए यस, उसका एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट, मशीन विल ऑलवेज बी अ फॉल्स। सर रेफ्यूटेड होगा क्योंकि मशीन के यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स तो करा ही दिया मैंने वैसे तो, चलेगा ना, हो गया बेसिक कंसेप्ट क्लियर। इसमें मेरे साथ तो रिवीजन का भी दरकार आप लोग को, ज्यादा लोग को नहीं है। बाई चांस कोई एक डेफिनेशन आप लोग से नहीं हुआ उसको मार्क कर लीजिए फटाफट, ठीक है। एकदम लास्ट लाइन देखिए नोट में आइए, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट व्हाट, कैपिटल गुड्स। वो यूज के ऊपर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल, मैंने रॉ मटेरियल यूज किया, क्या वो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, यहाँ मैंने रॉ मटेरियल, एग्जांपल मैंने सीमेंट खरीदा घर बनाने के लिए, क्या वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, हाँ, बट क्या वो कैपिटल गुड्स है, उसका खुद का यूज हो रहा है ना, तो वो कैपिटल गुड्स तो नहीं है, बट प्रोड्यूसर गुड्स है क्या, हाँ, उससे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स तो जरूरी है क्या, द आंसर इज व्हाट, नो, ठीक है, यही लिखा हुआ देखो, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट व्हाट, कैपिटल गुड्स, बिकॉज उसकी यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर गुड्स 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल यूज, जो मैंने रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया, दिस आर व्हाट, सिंगल यूज, क्योंकि एक ही बार यूज होता है। जो सीमेंट है वो कितनी बार यूज होगा, एक ही बार यूज होगा। एंड कैपिटल गुड्स क्या है साहब, जो कि यूज जो है रिपीटेडली होता है। सिंगल यूज में क्या है, एक बार यूज होगा, कैपिटल गुड्स क्या है, रिपीटेडली यूज होता है। हेंस वी कैन से ऑल कैपिटल गुड्स आर, बट प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट, मार्क कर लो इसको, ठीक है। इज इट फाइन, बताइए कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, हो जाएगा।
आगे बढ़ सकता हूँ मैं? कंफर्म करिए एवरीबॉडी। ठीक है, जो ही क्लियर, आगे बढ़े। मेजरमेंट के पहले 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स, इसको फटाफट कराता हूँ आपको। ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन का, सॉरी कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये अलग अलग नाम था, देख के पहचान ही जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन में कंफ्यूज ना होए। ठीक है, तो ग्रॉस टू नेट जाने के लिए इधर से इधर। ठीक है, नंबर 2 मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, इधर से इधर प्लस एनआईटी। एनआईटी कैसे निकालता है भाई? आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी का एग्जांपल जीएसटी, सब्सिडी तो दिया हुआ रहेगा। और लास्ट पॉइंट डोमेस्टिक से प्लस नफिया, इधर से। जिसको गलती होता है नफिया अलग से कैलकुलेट करने का, क्योंकि नफिया में वो कभी कभी नेगेटिव भी रहती है, कभी कभी पॉजिटिव भी रहती है। नफिया जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। कैसे निकालता है? फीफा माइनस फीता। अगर लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है क्या, अरे क्या लिखा हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव। मतलब सवाल अभी हम लोग बना लेगा। ठीक है, चलेगा क्या? क्लियर है? और फीफा का वैल्यू कम हुआ, फीता का वैल्यू ज्यादा हुआ, नेगेटिव आएगा। केयरफुल रहने का, अगर सिली मिस्टेक्स करती तो फीता फीता को अलग से कैलकुलेट करने का, उस समय फीता नहीं ठीक से लिखा ना तो काट देगा फीता आप लोग का, बता रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जिसको समझ में आया बढ़िया है, आगे बढ़ता, नहीं तो हम लोग फटाफट। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ जाए, इतना लिखा है। रीड कर लो ये फटाफट। कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआई आने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पिछले बार एग्जाम में आया हुआ है। केवल नाम देख के आगे बढ़ जाइए। क्या क्या है एनएफआई का कंपोनेंट्स? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट कंपनसेशन, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अगर किस्मत से आ गया ये सवाल वापस से तो उपाय नहीं है, 0.5% लक का फैक्टर लेके जा रहा है आप लोग। अगर उतना समय में मिल गया आप लोग को, देख लीजिए चला जाएगा। ठीक है, इतना तो चांस लेंगे जीवन में हम लोग। अच्छा नहीं नहीं भैया, हम लोग सबको 100 लेकर। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्कशंस पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। अच्छा हार्दिक लोग ये लोग नहीं है, क्या बात है? क्या मैथ्स तो हो गया भाई। 15-15 घंटा पढ़ा कौन? उसको बहुत स्ट्रेस हो गया था लास्ट में, देखा था। पता हो गया। फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स आर कंज्यूम्ड ओनली बाय द हाउस होल्ड्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर, हम लोग भी यूज हो सकता है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, फर्म्स भी यूज कर सकता है। नंबर 2 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेट इन्वेस्टमेंट, रेफ्यूटेड, बिकॉज दोनों का वैल्यू क्या पता डेप्रिसिएशन नहीं है तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल। नेट फैक्टर इनकम में बी विल ऑलवेज नेवर बी नेगेटिव। क्या बात करते हैं लोग, समझ में आया ना? अच्छा डिफेंड रेफ्यूट लिखने का रीजन भी लिखना है। ठीक है ना, ऐसे कैसे नहीं यस नो लिख दिया। अच्छा डिफेंड का मतलब यस, रेफ्यूट का मतलब हम सेवा का रिवीजन कराते थे, पूछा था हमको इसलिए बोल दिया भाई। ठीक है, ये हो गया तो चलेगा तो। ये सब तो आता है, ये सब तो नहीं पढ़ाना ना आप लोगों को। बाई चांस अगर जीडीपी का फुल फॉर्म डेफिनेशन पूछे तो आएगा ना, मतलब फिर बेइज्जती हो जाएगा अपना, इसलिए पूछ रहे हैं। आ जाएगा ना? इट रेफर्स टू द ऑल द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। डिफरेंसेस देख लीजिए। एसी, एसी अपने आप को ठंडा करता रहेगा खाली पेट में। डेफिनेशन डिफरेंसेस फटाफट देख लीजिए मैडम, क्या तारीख। किसको किसको सम्स पे दिक्कत है? कल प्रायोरिटी में अपन पहले सम्स प्रैक्टिस करेगा, ठीक है? सुबह से शाम तक कितना बजे तक आएगा तुम लोग? कितना बजे तुम्हारा शरीर उठ के आ सकता है? क्या बोला? हाँ वही भूखा है, वो देखा है। 8 जन बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भले भले ही 2 कान है मेरे पास में स्टिल। क्यों?
ये देखा है क्यों? हाँ, मैं ताऊ जी का बेटी लगता है तुम्हारा। बता देगा हीरे। ओ हीरो, बताओ हो गया, कर लिया। जीडीपी एमपी एनडीपी एनएनपीएफसी का डेफिनेशन एकदम फुद्दू फुद्दू डेफिनेशन है, एक में नफिया आता है, एक में नफिया नहीं आता है, सब फालतू फुद्दू डेफिनेशन आता है। ये समझ करवाना है। 18-19 बार तो कर चुका हो जीवन में आप लोग। ये सब खत्म हो गया है, ये खत्म। आई मेन पार्ट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद हार्ट। ठीक है, अब बताइए तीन मेथड था, क्या क्या? वैल्यूड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैम में दो बच्चे, वीएए निकालने का, वीओओ निकालने का, सॉरी क्या बोल रहा है, वी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए। बोलो, कुछ भी बोल रहा सब लोग, हम भी उल्टा बोल दिया आप लोग के लिए, प्यार से उल्टा भी संभाल रहे सब लोग। बेस हम लोग वीओ बोला हम ऐसे हजाब में, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माना कि थक गया है, इसका ये मतलब नहीं है कुछ भी बोलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट के कितने बच्चे? तीन बच्चे। तीन, तीसरा बार याद है ना आप लोगों को? पहला सेल्स, दूसरा चेंज इन स्टॉक, तीसरा गुड्स यूज फॉर और सर्विसेज पर्सनल सेल्फ कंजम्पशन। सर्विसेज नहीं आएगा। सेल्स के कितने बच्चे? दो बच्चे। कहाँ पे? लोकल सेल्स, बाहर का सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। नहीं याद आ रहा, वापस बताओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके तीन बच्चे। पहला बच्चा क्या है? सेल्स। दूसरा क्या है? चेंज इन स्टॉक। नंबर 3 गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तुम्हारे लिए अलग से टैक्स लगवाएगा, बोलो बताओ। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसमें सर्विसेज नहीं आएगा। सेल्स के दो बच्चे, लोकल बाहर का, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। चेंज इन स्टॉक के 12 बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के दो बच्चे। दो बच्चे कौन से? डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंपोर्ट्स। इंपोर्ट सिंगल रह गया और उसके कोई भी बच्चे नहीं हुए। डोमेस्टिक कंजम्पशन के दो बच्चे। परचेजेस और एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? एट्रीब्यूटेबल प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इन सबको मैंने जोड़ा, किसको? सारे वैल्यूएशन को, तो क्या मिलेगा? जीवीए एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। सर ये अलग या तो क्यों बोला आपने? अगर लिखा हुआ है जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों को अगर ऐड करें तो मुझे क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। वहां से मैं कहा जाऊं? जो पूछेगा सवाल में, अरे बाय डिफॉल्ट एग्जाम में मत सोचेगा कि नेशनल इनकम ही पूछेगा, कि हमको तो वही पता है, हम तो यही से लिख के आ गया। देखना ऊपर में क्या लिखा है। बाई चांस अगर पूछे डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, तो ये बोलेगा डोमेस्टिक इनकम टेकन आउट एक नेशनल इनकम। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा जोश में नहीं। ठीक है, देखिएगा सवाल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जीडीपी निकालने के बाद भूलने का मत कि उसके बाद भी निकालना है कुछ। ठीक है, होता है उस समय प्रेशर में, देखा ना हमने गलती होते हुए। ठीक है, समझ में आया आपको? गलती नहीं करने का, ठीक है, सवाल ऊपर में देखने का, ऐसा मैं तुमको बता रहा है। ठीक है, ऐसा फुद्दू गलती करके आया, सो सुताएगा तुम लोगों को। क्लियर है? जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे जाएगा? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफिया माइनस एनआईटी, हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद दो और सवाल जो वैल्यू एडेड में पूछ सकता है। ऐसा कोई है जिसको वैम क्लियर नहीं हुआ? कसम है आप लोग को, किसी को ऐसा है जिसको वैम याद नहीं हुआ अभी तक? जो झूठ बोलेगा बता रहा है, जितना झूठ बोले एक एक मार्क कटेगा आप लोग का। ऐसा कोई है? नहीं है ना? याद हो गया ना? हाँ तब ठीक है, ओके, जाके एक बार देख लेना आज। ठीक है, आइए दो क्वेश्चंस और बनता है वैम का। क्या क्या? प्रिकॉशंस और डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, क्या क्या है साहब? सब प्रिकॉशंस क्या क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड, ठीक है, और क्या साहब? सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू इंक्लूड होता नहीं है, बट उसमें अगर कमीशन कमाया तो होगा। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, सर्विसेज इंक्लूड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द ओनर इज इंक्लूडेड, क्योंकि अपन ने इम्प्यूटेड वैल्यू जो है वो वैसे भी हम लोग इनकम मेथड में जान लेते हैं। ठीक है, 3-4 कर लेना, हो जाएगा। वो 3-4 ही कॉमन है हर जगह, इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला पॉइंट आगे जाके आ जाएगा, और ये सभी पॉइंट आपका ज्यादातर। हाँ हाँ, डबल काउंटिंग में सुनो, आप लोग को डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता था वो मुझे ये पता है, आप लोग को याद है। वैल्यूडेड मेथड और फाइनल आउटपुट। डबल आउटपुट, डबल काउंटिंग है क्या ये भूल गया होगा आप लोग। इंटरमीडिएट गुड्स का भी जब काउंटिंग देख लो, वेरी गुड। व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, या फिर डबल काउंटिंग रेफर्स टू द, ये वाला इंपॉर्टेंट, काउंटिंग ऑफ द आउटपुट मोर देन वंस while passing through the various stages of
जब अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से पास हो रहा होगा और उनका वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम लोग? डबल काउंटिंग। प्लीज देखिएगा, इन रिसेंट ईयर्स में डबल काउंटिंग का डेफिनेशन पूछता है। और एक सवाल जो आपको पूछ सकता है, जो कि हल्का सा आपको संदीप कर में रेफर करना पड़ेगा, वो है कि कौन सा चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है। संदीप को लाया है क्या? ठीक है, सिर्फ संदीप का पेज नंबर क्या था आपका, मैं भूल गया हूँ। लाया है क्या? दे रहे हैं दिखाते फटाफट, आगे पास करो। बता दो आप लोग, बस इसे होता है ना, ब्रश थ्रू करते हैं ना आप लोग, वैसे करना है आप लोग, ऐसे उसको पढ़ना नहीं एकदम जोरों शोरों से, ठीक है? प्रिकॉशंस हो गया, फिर क्या था? पेज नंबर 4.18, ठीक है, पेज नंबर 4.1819, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है, पीछे के जो क्वेश्चन है ना, ये जो है तुम्हारा पीछे के, मतलब 4.18 से लेकर देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो जितने एग्जाम्स में आए हैं वो तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 4.29 तक है वैसे तो। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपके वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। इस बार क्या रिसेंट ईयर्स में देखा है 3 मार्क का सवाल पूछता है आपको कि इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। ये कंटिन्यूसली 2 साल से आ रहा है, तो इसको क्यों रिस्क लेना है अपने को, राइट? ठीक है, तो पेज नंबर 4.18 से लेके 4.29 आप देखिएगा, डरिएगा मत कि 10 पेज है। ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए, केवल फटाफट क्वेश्चंस देखने हैं और खत्म करने हैं, आपको आते हैं सारे रीजंस। क्या चीज? एग्जाम्पल, जैसे कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स। क्या? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स, नहीं होगा, वो आएगा? नहीं आएगा, नहीं अरे नॉर्मल डिपॉजिटर को पैसा दिया है इंटरेस्ट बैंक ने, इनकम है ना मेरा, बोलो। नहीं आएगा भैया, ट्रांसफर है ना ये, क्या चीज? ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा किस में आएगा? ट्रांसफर इनकम। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स। बैंक बैंक दे रहा है किसको? डिपॉजिटर को। पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, तो उसका तो प्रोडक्टिव सर्विस ही हुआ ना इंटरेस्ट देना। समझ में आया? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक्स टू इट्स डिपॉजिटर्स, बैंक ने पेमेंट किया। बैंक ने पेमेंट किसको किया? अपने डिपॉजिटर्स को पेमेंट किया। अगर मैंने गाड़ी लिया होता और मैंने इंटरेस्ट दिया होता उसके बदले, तो मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा, तो वो इंटरेस्ट नहीं आता। पर्सनल पर्पस हो गया मेरा कि मैंने इंटरेस्ट पे किया किसको? बैंक को। बैंक पेमेंट कर रहा है आपको, तो बैंक का तो काम है ना इंटरेस्ट पेमेंट करना, उसको प्रोडक्टिव सर्विस है, तो वो इंक्लूड होगा। हम लोग का बैंक तो एग्जैक्टली, ठीक है, चलेगा। और एक क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। इसमें हम लोग को किसका पर्सपेक्टिव से देखना? नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, इंक्लूड होगा या नहीं होगा नेशनल इनकम में, बताइए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। नहीं होगा, याद करो, जो अपन डिविडेंड लेता था प्रॉफिट वाला पोर्शन, वो कहाँ था? इंडिया के अंदर। यहाँ पे किसको मिला है? फॉरेनर्स को। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? इसमें गलतियां होती है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। चलो, है बुक आप लोग के पास में? चलो वर्बली डिस्कस करते हैं, चलो। ट्रांसफर इनकम एंड पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड पेंशन, ये सब आएगा? नहीं ये आएगा, आंसर इज नो। कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट, जैसे इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स से टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा, आंसर इज नहीं। वी नो, भले ही वो कंपलसरी पेमेंट्स हो, स्टिल उसको पार्ट हम लोग नहीं मानते। फिर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बदले कोई कमीशन ब्रोकरेज चार्ज किया तो आएगा। इनकम मेथड का प्रिकॉशंस याद आ रहा है? जहां गलती हुआ वहां पे मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। थर्ड आपका गलती हुआ था सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये आपको आना चाहिए था, ब्लंडर गलती है ये वाला, ठीक है। तो जब भी आप फाइनेंशियल एसेट्स बेचते हो, एग्जांपल मैंने अपने कंपनी के शेयर्स इसको बेचे, क्या कोई गुड्स डेवलप हुआ है क्या? वही चीज इसको ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा सेल हुआ है? नहीं होगा। हाँ, इसको सेल करने के चक्कर में मैंने इसके से ब्रोकरेज चार्ज किया, कोई कमीशन चार्ज किया, तो उसमें नया जनरेशन ऑफ इनकम हुआ है, तो मैं इंक्लूड करूंगा। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स पता है क्या होता है? ये लॉटरी वॉटरी का इनकम, इसको इंक्लूड नहीं करेगा। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नहीं, उसको अपन पार्ट नहीं मानते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल सुन लो, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज बाय फर्म्स, वेजिटेबल्स परचेज बाय रेस्टोरेंट, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, इलेक्ट्रिसिटी और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट्स। इलेक्ट्रिसिटी या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ, उसको भी हम लोग किसमें मानते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मानेंगे। समझ में? क्योंकि इनका वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है, समझ में है? बाकी तो इजी है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, नहीं होगा, बट उसमें कोई कमीशन चार्ज हो गया तो होगा, होगा। कैपिटल लॉस अगर हुआ तुम्हारा, कैपिटल लॉस,
नहीं जैसे एग्जांपल मेरा फोन गिर गया था, याद है आपको? हाँ तो अनएक्सपेक्टेड ऑप्शन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। कैपिटल गेन्स अगर हुआ तो कैपिटल गेन्स, नहीं होगा एग्जांपल मैंने लैंड को बेचा, एक दिन को लैंड बेचा मैंने 10 लाख का, लैंड को 12 लाख में बेच दिया, इंक्लूड होगा? नहीं सर, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं हुआ, वही जमीन किसी और को बेच दिया है फॉर अ हायर वैल्यू, इनकम जनरेट हुआ नहीं। ठीक है। नेशनल डेट इंटरेस्ट, नहीं होगा पब्लिक डेट इंटरेस्ट वाला पार्ट नहीं था, गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देता है, इनकम टैक्स का रिफंड का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उसी का एग्जांपल हो गया, नेशनल डेट इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। ब्रोकरेज कमीशंस आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक इंप्यूटेड रेंट वगैरह होगा होगा, इंप्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड करता है बिकॉज इट रिजल्ट इन द करेंट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, कंट्रीब्यूशन बाय टू द प्रोविडेंट फंड, फ्री क्लोथ्स गिवन टू द वर्कर्स, होगा ये सब्सिडाइज लेंट, बताइए होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का उसमें आ जाएगा सीओई का पार्ट बनता है। रिदम कहाँ आउट ऑफ प्लेस लग रहा है? पक्का? तो अगर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड किया है, एग्जांपल एजुकेशन वगैरह, गवर्नमेंट ने फ्री सर्विसेज नहीं होगा नहीं फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, नहीं श्योर? होगा भी है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम ही है आप लोग इनकम मेथड की तरफ से देख रहे हो फ्री सर्विसेज, एक्सपेंडिचर मेथड भी है। एक्सपेंडिचर मेथड में कितने टाइप के थे? 4। एक था खुद का प्राइवेट खर्चा, दूसरा क्या था? गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट का खर्चा है या नहीं? अरे भाई हम लोग को फ्री ऑफ सर्विसेज दिया है, तो गवर्नमेंट का खर्चा है या नहीं है? समझ में आया आपको? ओके, बताइए, हो गया? अगर हम लोग रीजन में ये लिखेगा कि ये तो गवर्नमेंट का चलने के लिए डे टू डे के उसमें इसमें है इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बस ये पॉइंट इतना बस बस, एक मार्क का सवाल पूछेगा, ट्रू एंड फॉल्स, डिफेंड या फिर रेफ्यूट, एंड बताना आपको। हाँ सर, वो मतलब क्या हो रहा है ना, उसमें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रही, यानी कि जैसे एग्जांपल शेयर्स जब आप बेचते हो, तो आपने 500 का शेयर्स को 600 में बेचा, शेयर्स तो वही है, क्या नेशनल लेवल पे क्या आउटपुट में कोई चेंजेस आया, या उतना ही शेयर्स है अभी भी? वैल्यू इंक्रीज हुआ है, नो डाउट, बट क्या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, आउटपुट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो आउटपुट इज अ मेजर पॉइंट यहाँ पे, समझ में आया? चलेगा? आओ नेक्स्ट, आइटम्स दैट हैज टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नो डाउट कि मैंने अभी तक मेजरमेंट के केवल एक मेथड को डिस्कस किया है, ये कौन सा पार्ट में है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, कैपिटल फॉर्मेशन के 2 बच्चे थे, उस बच्चा का 3 बच्चा हुआ था, एक आईएएस ऑफिसर बना था, एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा था, तीसरा घर पे बैठा था, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना नहीं आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा। ओका, हम लोग अपना लिए घर बनवा रहे हैं तो उसका तो एक्सेप्शन दिया था ना उसमें, पढ़ाई लिखाई तो है, छोड़ दो भाई शर्म औरत। ये देखो, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो ना, लास्ट मोमेंट में से बीट बीप, include expenditure incurred by normal residents देखो देखो दीदी, देखो बहुत ज्यादा, क्या देखो देखो देखो, ड्यूरेबल नेचर एक्सेप्ट क्या लिखा हुआ है? Fixed houses. हैं? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा टोबला, है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है, तब भी इसको विश्वास नहीं है नॉनसेंस को, देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? से निकाल बनाना होगा। ये क्या है? ठीक है भैया हो गया ठीक है विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइज, क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट, नहीं होगा नहीं कौन सा? विनफॉल गेन्स है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा ऐसा कोई है जिसको एकदम ही फॉलो नहीं हुआ? क्या बोला हम? नहीं है ना? चलेगा ना, आगे बढ़ता है। नेशनल डेट इंटरेस्ट, नेशनल डेथ इंटरेस्ट नहीं, नहीं इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेथ, बात एक ही है, नहीं होगा। रेंट फ्री अलाउंस, रेंट फ्री हाउस, अलाउंस नहीं, रेंट फ्री हाउस गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर, होगा होगा, क्योंकि ये क्या हो गया? इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। फिर इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ स्टॉक्स लाइंग विद द ट्रेडर, इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ द स्टॉक्स, शेयर्स लाइंग विद द ट्रेडर। मैंने हमेशा कहा था सिर्फ वैल्यू को मत देखिए, आउटपुट बढ़ा क्या शेयर्स का, क्या 1 से 2 शेयर्स हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इसको हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, नहीं होगा प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ ब्रांचेस ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। मैंने पूछा आपको नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा क्या? नहीं। डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा क्या? बन जाएगा, क्योंकि देश के अंदर कमाया है। एग्जाम्पल में देखना, आपको हो सकता है एग्जाम में डोमेस्टिक इनकम पूछ ले, तो वो पार्ट हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस, और नेशनल का मतलब देशवासियों ने, या देशवासी के को नहीं। परचेजेस बाय फॉरेन टूरिस्ट,
होगा 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 अरे नॉर्मल बिजनेस। अरे फॉरेन टूरिस्ट खरीदा तो क्या हो गया? इनकम तो इनकम, कमाया कौन है? देशवासी कमाए। तुम लोग भी यार क्या घुचुआ लोग हो गया एकदम। ठीक है। दिमाग को प्रोसेस रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स ऑन देयर बिल्डिंग्स रेंटेड आउट टू द फॉरेनर्स इन इंडिया। होगा ये कमाया कौन है? रेसिडेंट्स। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन काइंड। ठीक है, क्या कंजम्पशन है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अच्छी बात है सीओई ही बात है गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। गिफ्ट्स कितना वाला बोलता है हाँ, कितना बोलता है ना? क्यों? ट्रांसफर इनकम, बेसिक रूल, ट्रांसफर इनकम आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल और द डोमेस्टिक इनकम। क्या हम इस बार बोला था नहीं होगा नहीं बोला था ये, हाँ नहीं बोला बोला था था हम झूठा। सैलरीज रिसीव्ड बाय, सुनो सुनो, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। नहीं सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स होगा वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। होगा अगर इंडियन रेसिडेंट्स नहीं होता तो नहीं होता, बट क्योंकि कहाँ का है? अपना है, रेसिडेंस है, देशवासी है, तो उसका इनकम को इंक्लूड करेक्ट। सब्सिडाइज लंच, सब्सिडाइज मतलब समझे ना, रेट कम में। सब्सिडाइज लंच सर्व्ड टू द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। होगा ना? सीओई का पार्ट बना नंबर 2 इन काइंड। ठीक है। प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस अब्रॉड। वेरी सिंपल। होगा हो गए, क्योंकि क्या होता है? रेसिडेंस है। फिर रिसिट्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लैंड आपने बेच दिया। नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो सेम ही वैल्यू है और इसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही बोलेंगे। आगे जाके कुछ तो करोगे ना, जमीन खरीदोगे, कुछ तो बनाओगे। ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय द फ्लड विक्टिम्स। फाइनेंशियल हेल्प रिसीव्ड बाय द फ्लड विक्टिम्स। नहीं होगा क्यों? ट्रांसफर इनकम। वेरी गुड। ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फैक्ट्री। मशीनरी नहीं होगा नहीं होगा 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 नहीं होगा, होगा होगा। वाह भाई, कौन बोलता होगा? कौन बोलता नहीं होगा? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं? परचेज ऑफ मशीन बाय अ फैक्ट्री। होगा होगा। क्रॉस इन्वेस्टमेंट के 3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा क्या था? मैंने बिजनेस खरीदने के लिए मशीन खरीदा। मैंने उबर में, आप लोग का अगर रिजल्ट नहीं है तो वही करना पड़ेगा मेरे को। उबर में अगर मैं गाड़ी चलाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे लिए? नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। रॉयल्टी अगर पेमेंट किया तो होगा ब्रोकरेज पेमेंट ऑन सेल ऑफ शेयर्स होगा होगा। बहुत सारा करवा दिया अभी आप लोग। 22 तक करवा दिया आप लोगों को, 4.22 तक। किसको नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? नॉन सेंस। ये बता दो, सैलरीज पेड टू रशियंस, उसके लिए नहीं, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। सैलरीज पेड टू रशियन वर्कर्स, पेड टू रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। नहीं, क्यों? रशिया में काम कर रहा है बोलो। ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बन रहा, और बस रशियंस जो है वो इंडियंस तो ठीक है। आप लोग क्या सोच रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। ये तो मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर बाय बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन बताई दी आप लोगों को। फ्री सर्विसेज बाय, सुनो ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, वो 2008 में है, 12 में है, 17 में है, 14 में है, 16 में है, सब सेम है। गवर्नमेंट फ्री स्ट्रीट लाइटिंग करवाया है, गवर्नमेंट पुलिस सर्विसेज करवाया। अरे मान लिया गवर्नमेंट बहुत करता है यार। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन सर्विसेज, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड, अलग ही है। ये आएगा ना एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी इलेक्शन आ रहा है। बोलता है मेरा एजेंडा में एवरी सीबीएसई पेपर में डालना है ये। मुझसे एक बात सुनो ना, कमीशन रिसीव्ड बाय अ डीलर फ्रॉम द बायर एंड सेलर ऑफ अ हाउस। होगा कमीशन, कमीशन, होगा भले ही वो सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है, बट स्टिल उसको कमीशन मिल रहा है। फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट। आप ही बताइए भैया तुम्हें लगता है कि मैं प्रोडक्टिव सर्विस रिटर्न नहीं दे रहा हूं? बताओ। अरे मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूँ। फीस, फीस ये तो आप ही बताइए भैया आप लोग क्या आएगा ही नहीं आएगा? नेशनल का पार्ट बनेगा। ऐसे मत साथ मत दो भाई हमको। हाँ भैया भैया भी पूछ रहे हैं हाँ हाँ। श्रेया पूछ श्रेया क्या पूछा?
इनका होता है तो बोलो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, एक्सपेंडिचर होगा 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 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, होगा गवर्नमेंट फर्म है, बिजनेस एंटिटी है, पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट का, नॉर्मल प्रोडक्टिव सर्विस है वो। ठीक है, समझ में आया? ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, 36 मार्क लो, 36, 60 और 61। ठीक है, नए बुक के हिसाब से बताइए कौन सा बुक का एडिशन है, पता नहीं मेरे को। हाँ, अ, जो भी एडिशन, ठीक है, कौन सा है ये? 22-23 का है। ठीक है, 60 और 61 और 30, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार। ले लेना फोटो, हम फोटो भेज देगा। ठीक है, एक सवाल आपसे, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे को बताओ। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, नहीं होगा नहीं, सेकेंड हैंड गुड्स तो इंक्लूड ही नहीं होता नहीं होता है। कॉम्पेंसेशन गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड वर्कर, नहीं होगा सर खाली एम्प्लॉयर अगर देता है तो ही आएगा, तो ये तीसरा इंश्योरेंस कंपनी देता है तो उसको फर्क पड़ता नहीं है नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय अ फर्म, बताइए अभी बताइए बताइए। ये आंसर इज नहीं होता है ये, हम लोग हमेशा टैक्स बचाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, देखो लिख रहा हूँ, नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एज द पेमेंट ऑफ फीस टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, हेंस इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड टू ऑब्टेन द वैल्यू एडेड। मतलब इसको इंटरमीडिएट खर्चा मानते हैं हम लोग, क्योंकि आगे देखे, अरे खाली सीए को ऐसे ही पैसा देगा कि आप फीस देगा कि मेरा को मजा आ रहा है, लो फीस लो। फीस तो तभी देगा ना जब आपने कोई बिजनेस किया है, तो बिजनेस का पार्ट बनता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट खर्चा है आपके लिए। ठीक है, अल्टीमेटली यू प्रोवाइडिंग सम अदर सर्विसेज बियॉन्ड दैट, इसलिए तो ये गलती होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है और गलती भी होता है, एग्जाम में आया नहीं एक बार भी, सैंपल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 4.29, ये लास्ट वाला शीट हो गया, बस इतना ही है भाई, खत्म। मेजोरिटी मैंने 50-60% करा दिया है, इसमें से 20-30% जो बचा हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा, हो जाएगा, एक बार देख के चला जाएगा, क्योंकि इसमें गलती हो रहा है आप लोग का। ठीक है ना, चलेगा ना? ओ, खाली जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, सोचो अगर इसमें से आ गया तो भाई जी वाह, और अगर बाई चांस अगर अलग क्वेश्चन आया तो खाली अपने आप को एक बार पूछ लेना कि कैसा होगा क्या होगा, थोड़ा प्रोविजंस लगा लेना। ठीक है, और फिर आंसर। अच्छा, इसमें ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना फालतू का, ये भी कर सकते हैं आप लोग कि ज्यादा ही नॉलेज लगा दिया इसमें, ऐसे मत करने का। हाँ बोल, सेम आएगा जरूरी क्या है, हाँ ये क्वेश्चन ये क्या बात हो गई भाई, इतना भी भरोसा ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अपन ने वैम खत्म किया था, नेक्स्ट मेथड क्या है भाई, आएगा उसका वैल्यू डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आता साहब। ठीक है, इंपोर्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, अगर तुमने मशीनरी को यूज किया ना अपने गुड्स का पर्पस के लिए, मशीन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो आ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट तुम्हारा लिखा हुआ नहीं है स्पेसिफिकली तुम क्या चीज के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ मशीनरी वर्ड आता है ना, तो इट इज अज्यूम्ड कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है, तुम उसको आगे बेचेगा, रीसेल पर्पस के लिए तुम मंगवाया है, ये अजम्पशन था, याद करो, बीओपी वाला पार्ट भी बताया था मैंने आप लोग को। ठीक है, आइए सुनिए, इनकम मेथड रिदम बताओ, कितने कॉम्पोनेंट्स है, इधर इधर देखिए, 5 कॉम्पोनेंट्स, कौन से कॉम्पोनेंट्स है, सीओई वही मिल गया, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, उसमें एक्चुअल रेंट भी आएगा और इम्प्यूटेड भी आएगा, इम्प्यूटेड मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर वही उतना ही है। नंबर 2, नंबर प्रॉफिट्स, ओके, क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम। सीओई में 3 आएगा, इन कैश, उसमें सैलरीज, बोनस, कमीशन, सब कुछ उसी का पार्ट बनता है। नंबर 2, इन काइंड देखिए, रेंट फ्री आपको जगह दिया कोई, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी दिया, तो वो सब आएगा। ठीक है ना, सुनो, रेंट फ्री अलाउंस जो है ना, अलाउंस, अलाउंस का मतलब है कैश में दे दिया आपको, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब कैश में देता है आपको, वो इन काइंड नहीं है साहब, वो किस में फॉल करेगा, इन कैश में फॉल करेगा आपका। डीएनएस अलाउंस, अलाउंस वर्ड जहां आएगा ना साहब, वो कौन सा वाला है, पहला वाला, उसमें नीचे में लिखा हुआ रेंट फ्री जगह दिया आपको, तो वो क्या होगा, इन काइंड। समझ में आया ना, अलाउंस किस लिए होता है, किसको। नंबर 3 क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्या एक्सक्लूजन है इसमें, एक तो कोई और थर्ड पार्टी ने अगर इंक्लूड किया पेंशन वगैरह में मेरा, तो वो इसको इंक्लूड नहीं करने का है। रीइंबर्समेंट, बुर्गर दिया था, बुर्गर, बुर्गर लाने दिया था ना किसी को, उसका खर्चा लग गया, मैंने उसको पैसा दे दिया, उसका इनकम हुआ है क्या, नहीं हुआ। नंबर 3, लैपटॉप
आपको अगर काम करने के लिए कोई फैसिलिटी काम के लिए दिया, लैब कोट हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, वो सब काम करने के लिए जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट योर बेसिक फंक्शनिंग, उस केस का इंक्लूड चलेगा बिल्कुल, वही हो गया। और रेंट एंड रॉयल्टी खत्म हो गया। नंबर 3 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा? जो हम लोग प्रोडक्टिव सर्विस के लिए दे रहा है या पर्सनल सर्विसेज के लिए? प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए, सही बात है। इसमें एक्चुअल इंटरेस्ट भी आएगा और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी आएगा, बराबर, इसमें एक्चुअल इंटरेस्ट भी आएगा और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी आएगा। दो एक्सेप्शन बताइए अर्चिता जी, दो एक्सेप्शंस क्या क्या था? वो तो हो ही गया, दो एक्सेप्शन उसके अलावा बताइए। नेशनल डेथ इंटरेस्ट या फिर पब्लिक बोला जाता है, पब्लिक डेथ इंटरेस्ट जो था आपका, जो आपको गवर्नमेंट देता है, याद है ना आप लोगों को, और आपस में फर्म इंटरेस्ट इंटरेस्ट खेल रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन था, इसके ऊपर 1 मार्क का सवाल पूछ सकता है आपको, ध्यान रखिएगा। पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताइए, प्रॉफिट्स, ध्यान है, देखो हीर क्लियर है बिल्कुल, याद है ना। वो ऐसा जो भूल गया ये वाला पार्ट, इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट को मैंने स्टार मार्क भी करके रखा है, ठीक है, चलेगा, ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट्स के 3 बच्चे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। इसको रिटेन अर्निंग्स को हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोलते हैं, और डिविडेंड को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को अपन इनकम टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या हो गया? मिक्स इनकम, इसके ऊपर 2 मार्क का सवाल। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का जो अर्निंग होता है, जहां पे रेंट, रॉयल्टी, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का जो इनकम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल, सॉरी डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उनको क्या बोलते हैं अपन? मिक्स इनकम। नव साहब बताइए, ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन से कंपोनेंट्स थे? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस लास्ट टाइम क्वेश्चन में आया था, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट एंड रॉयल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट्स आएगा, कौन सा नहीं आएगा? मिक्स इनकम और सीओई नहीं आता है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कोई मिल गया प्लस मिक्स इनकम विल गिव यू व्हाट? देखिएगा, इनकम मेथड में खाली अलग है एनडीपीएफसी, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी एट एमपी, क्या है? जीडीपी एट एमपी, ठीक है। केवल इनकम मेथड में क्या है मैडम? एनडीपीएफसी, और केवल इसमें क्या ऐड करना है आपको? नफिया ऐड करना है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी वेरी सिंपल। 4 कंपोनेंट्स है, क्या क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। पहले तो बड़ा आसान सा चीज है, आपने चॉकलेट खाया, चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया, कपड़ा खरीदा, अपने गाड़ी खरीदी अपने पर्सनल पर्पस के लिए, एक्सेप्ट बंगला के अलावा कुछ भी आपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा किया तो वो किसका पार्ट बनेगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट उसी तरीके से अपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा किया, गवर्नमेंट ने साफ सफाई करवा दिया, फ्री मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन प्रोवाइड किया फ्री में आप लोग को, तो वो सब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 3, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 बच्चे थे, पहला मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन स्लैश क्या था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसके 2 बच्चे थे, एक ने क्या किया था? जॉब, एक ने क्या किया था? बिजनेस। बिजनेस के बारे में ज्यादा टाइम नहीं मिला उन लोगों को, इसलिए एक ही बार पैदा किया, बट ट्विंस पैदा हुआ, क्या क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, टाइम नहीं था, बिजनेस इज वेरी हेडेक। बट जो क्या सैलरी कमा रहा था उसके पास बहुत टाइम था, तो उसके पास त्रिमूर्ति पैदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, उसमें सबसे पहला क्या किया? वो बोला कि पापा को देखते हुए मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मेरे को क्या जाना है? आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? गवर्नमेंट ने रोड्स बनाया, ब्रिज बनाया, ये सब बनाया, उसका एग्जांपल ऑफ ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक बोला कि भैया मैं पापा की तरह जॉब नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? बिजनेस करूंगा, क्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जांपल क्या होगा? मैंने उबर के लिए गाड़ी खरीदा, अपने बिजनेस के लिए प्रिंटिंग प्रेस बनवाया, तो वो सब क्या हो गया? एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन। और एक ने बोला इतना भाई लोग काम करेगा तो मेरे को घर पे रहने का है, तो मैं घर बनाएगा, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। समझ में आया आपको? चलेगा, इसी के ऊपर पूछता है आपको क्वेश्चन, समझ में आया। और फीस जो रिसीव करता है उसको क्या मानेंगे अपन? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या? नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। सारे आइटम्स को जोड़ेंगे तो मिलेंगे एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, ठीक है। वो एनडीपीएफसी किसमें था? इनकम मेथड में। तो देखो, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का
सम्स में कोई ऐसी दिक्कत होने वाला नहीं, क्या ही घुमा लेगा ये लोग, इसको तोड़ देगा ये लोग, और तोड़ने का तो क्या हम लोग पूरा परिवार सीख चुका है यहाँ पे, क्या ही सिखाएगा, शुरू किससे किया लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो दो बच्चा किया, एक क्या कर रहा था बिजनेस, सॉरी एक क्या कर रहा था सैलरी, एक क्या कर रहा था बिजनेस, बिजनेस वाला टाइम नहीं मिला, ट्विंस पैदा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसके पास बहुत टाइम मिला था, 3 टूल क्रिएट किया है, क्या क्या, एक बोला आईएस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस कंस्ट्रक्शन कैपिटल फॉर्मेशन, और ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, सही बात है यहाँ तक, दिक्कत तकलीफ कोई भी इशू कोई भी दिक्कत बताइए, और नेट एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मिलाते हैं तब हम लोग को हाँ ये दोनों जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, आपका कौन सा टेस्ट मिलता है? ये दोनों को जोड़ने से हमें ये मिलता है, ग्रॉस, इसमें नैन्सी जी गलती किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों को जोड़ने से मिलता है, नहीं तुम सही कर दिया था लास्ट में हमको। हाँ ठीक है, कोई भी गलती किया था, ठीक है चलेगा, अब मुझे बताइए, प्रिकॉशंस तो ट्रांसफर का इंक्लूड नहीं होगा, सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं होगा, बट कमीशन अगर पेमेंट किया तो इंक्लूड होगा होगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड नहीं नहीं होगा, बट अगर तो उसमें कोई कोई कमीशन ब्रोकरेज कमीशन वगैरह मिला तो नहीं आएगा, विनफॉल गेन्स नहीं होगा लॉटरी वॉटरी में नहीं आएगा, फिर पेमेंट्स आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स इंक्लूड नहीं होगा नहीं होगा, ये मार्क कर लीजिएगा, मार्क किया हुआ ही होगा, हाँ, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, ठीक है, और कैपिटल गेन्स अगर मिल रहा है तो भी इंक्लूड नहीं होगा, आपने लैंड को बेचा सिर्फ एप्रिसिएशन वैल्यू के लिए नहीं होगा, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने करवा दिया, कुछ बचा क्या देख लो मेरे लिए, देख लो फटाफट, कुछ मेरी तरफ से पेंडिंग है क्या, अच्छा सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड के मैंने वो नहीं करवाए, प्रिकॉशंस हो तो सही है सेम ही है ऑलमोस्ट, फिर सही है प्रिकॉशंस का पहले आता था एग्जाम में, अब इन दिनों में तो आता नहीं है, बट वही बात है, कब सिरकी भूल जाए, जस्ट आजकल कैसे पूछते हैं, जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाया ना आप लोग को अभी, विच इज टू बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, उससे 3 मार्क का सवाल पूछ रहा है, एक सम पूछ रहा है, ठीक है, और एक तुम्हारा वो पीछे वाला पार्ट है ना, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला पार्ट, जीडीपी डिफलेटर जीडीपी डिफ्लेटर वाला पार्ट, या फिर वो इस बार ना वो पूछेगा, इस बार तुम लोग को वो पूछने का मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ चुका है एग्जाम में, इसका ये मतलब नहीं है छोड़ जाके जाएगा आप लोग, ठीक है, सपना देगा छोड़ जाके जाएगा, तो आप मेरे को बोले तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस बार, कुछ बोल रहे, ठीक है, बोल बोल, जीडीपी एंड वेलफेयर वाला पार्ट से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि इस बार आ सकता है, जीडीपी एंड वेलफेयर वाला पार्ट है ना, एक्सटर्नल रिलीज वाला पार्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाला पार्ट, ये ना 2-3 साल पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाला पार्ट, मैं मार्क करा दूंगा, टेंशन नहीं, अभी तक इतना कर लो, तो मुझे लगता है 3 मार्क का क्वेश्चन वहां से, 2 से 3 मार्क का, 3 मार्क का यहाँ से, एक सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन, और एक तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑब्वियसली मैंने 10 मार्क्स ज्यादा बोल दिया आप लोगों को, बट आप समझ जाओ घुमा फिरा कर ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली, जो कि मुझे लगता है, ठीक है, हाँ सर, प्रिकॉशंस आजकल कम आता है, आजकल क्या प्रिकॉशंस को उठा के वो जो नॉन इंक्लूडेड इंक्लूडेड वाला जो क्वेश्चन बना है, सब तो यही तो बना है, ये सब पॉइंट्स को उठा के तो इंक्लूडेड नॉन इंक्लूडेड बनाया बराबर, तो प्रिकॉशंस वैसे आपको पढ़ना है, और उसका क्वेश्चन अगर आप कर लो तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, 3-4 प्रिकॉशंस याद कर लो, अगर बाई चांस आया भी तो 2 से 3 मार्क का सवाल आएगा प्रिकॉशंस के ऊपर, तो 3-4 प्रिकॉशंस याद कर लो काफी है, ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स, ट्रांसफर इनकम, ठीक है, और क्या है आपका फाइनेंशियल एसेट्स वाला पॉइंट भी याद हो गया, 2 पॉइंट में सेम है, ये सभी याद कर लेना हो जाएगा, ठीक है चलेगा, ठीक है, एक बार देख लो फटाफट कुछ बचा हुआ है तो, सम्स में वैम इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा आप लोगों के लिए, बस सम्स जो तरीका है वैसे तरीका से करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सम्स तो प्रैक्टिस करना शुरू कर, ठीक है, तुम्हारा अगर वैम वीक है तो खुद से तो एक बार करना ही पड़ेगा, हम कितना करा देगा सम्स में, 4-5 सम्स करा देगा तुम लोग को, ठीक, ठीक, कल हम एक बार वैम का सम्स करा देगा थोड़ा बहुत, ओके, आप क्या कहते हैं दिन भर इधर ही रहते हैं? हाँ, हाँ, बहुत बहुत नहीं तो बहुत फ्रेंड है तो और ये बहुत ही रहते अलग अलग बैठ जाता है खाने में अपना तो नहीं डन, क्या हो गया थक गया, वो तब तो नहीं बोला थकाया तब तो फायदा नहीं है बोल के, है ना, की देना चाहिए था 10-10 क्या, एक एक एग्जाम से बैठे 2-2 3-3 दिन तो देने से ही होता था अच्छा जिसको जो मिल रहा है ना वो एकदम प्यार से मोहब्बत से मिल रहा है, ना ना ठीक है, पानी हाँ, हाँ जी सर, चैप्टर 3 का जीएसटी वाला पार्ट के बाद इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स चैप्टर 3 का ही लास्ट पार्ट बोल रहा है, ये चैप्टर नंबर 4 पूछ रहा है, इम्पैक्ट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई,
कौन बोला नहीं आ रहा है? कौन सा पार्ट नहीं करवाया है? वो तो रिवीजन के वक्त में है। हाँ, उसमें क्या दिया हुआ दिखाओ ना। पहले तो करवाया हुआ ही है। ये चीज जीएसटी और पार्टनर कौन सी चीज की जरूरत पड़ती जीएसटी काउंसिल का बोल रहा है क्या? है? पेज नंबर 27 जीएसटी काउंसिल वाला पार्ट तो मेरा वीडियो में शायद होगा, करवाया तो पहले तो है, वो वीडियो में नहीं है क्या ये वाला पार्ट? एक बार देख लेना आज, अगर बाई चांस नहीं करवाया तो कल करवा देगा ये वाला पार्ट को रिविज, छोटा छोटा पार्ट है तो 1 2 3 तो वैसे भी आप लोग करने की कोशिश करेगा ही आज। वो कर लोगे, जो फटाफट रहेगा वो वर्बली फटाफट डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। उल्टा करेंगे इस बार, पहले 3 2 को फोकस कर लेंगे, फिर 1 करवाऊंगा मैं। नहीं तो क्या था, 1 में पूरा जोश में रहता है, फिर 3 तक ढल जाता है। उल्टा करेगा तो आप लोग मगर पढ़ के आइएगा प्लीज, तब फटाफट हो जाएगा, नहीं तो बहुत वक्त लग जाएगा आप लोग का। चैप्टर नंबर 6 का पेज नंबर 42, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यार ये वाला पार्ट भी करवाया हुआ है भाई मेरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करना है। मैंने करवाया था, अभी एक क्लास बुला के सबको कराया था बकायदा, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिवीजन भी कराया था। लेक्चर दिया हुआ है ग्रुप में, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाए हुए, 1 घंटा का लेक्चर था, सबको मैंने ग्रुप में शेयर किया ही है आप लोग के लिए। बाई चांस फिर भी रह गया, पढ़ ले, डाउट रह गया कि नहीं भैया ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ, मेरे को बोल देने का, मैं मार्क करा के करा देगा तेरे को, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज कल परसों दबा के पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पे, फिर तो कोई रिवीजन करना है, क्वेश्चन देखना है, ठीक है, चलेगा? अब मुंह ठीक करो तुम। नेक्स्ट बताइए, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट। सिमिलरली जीडीपी में भी सेम है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस को क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। तो दोनों का केस में क्या है? बिल्कुल सेम है। सर अगर मैंने नेशनल इनकम निकाला एट द करंट प्राइस, एट द करंट वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे अपन? नेशनल इनकम एट, इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, और इट इज मेजर इन द बेस ईयर, इसको क्या बोलते हैं? रियल नेशनल इनकम। कौन सा ट्रू पिक्चर दिखाता है आपको? रियल नेशनल इनकम। कन्वर्जन कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ प्राइस इंडेक्स। सर पता ही आपको, P1 बाय P0 इंटू 100, तो P1 मतलब नया, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इंटू 100, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, अगर सम्स आया इस वाले पार्ट से, एक्सपेक्ट फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स का आने का चांसेस कम रहता है थोड़ा सा, और आएगा भी तो सेम ही है, ठीक है। फटाफट रीड कर लो, ये वाला पार्ट भूल जाता है आप लोग, रीड कर लो फटाफट, डाउट हो तो पूछो। डिफरेंस रीड कर लीजिए फटाफट। क्वांटिटी कांस्टेंट है तो क्वांटिटी सेम रहता है, करंट क्वांटिटी, करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, बेस ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ओके। यार बाकी लोग क्यों नहीं आया यार, दुख मच गया मेरे को तो, दुख मच गया यार मेरा, इतना इंपॉर्टेंट क्लास था। नो डाउट कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है शायद, हाँ हो रहा है। 1 आवर, जस्ट 1 आवर में अपन इतना पढ़ा है, 1 आवर 3 मिनट्स, घर पे होता ही नहीं इतना जल्दी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी सेम चीज, अगर अपन करंट वैल्यू में निकाल रहे हैं तो क्या होगा वो? नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट द करंट। आपको एग्जाम में ना नॉमिनल ऐसा पूछेगा, तो ये नॉमिनल वर्ड में डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा ना। नॉमिनल मतलब क्या है? नया, एन स्टैंड्स फॉर एन, नया, तो ये नया कौन सा हो गया? करंट ईयर का। और रियल तो आपको पता ही है, रियल कब का है? कांस्टेंट ईयर का, ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा। और इन दोनों का चेंज कितना हुआ है? परसेंटेज चेंज, वो कैसे समझ में आता है? विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, दैट इज P1 बाय P0 इंटू 100। कैसे निकालोगे आप लोग इस वाला पार्ट को? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। एक बार संदीप पर दो ना, आपके पॉइंट है। इसमें सवाल था, ऐसे तो मैंने आपको जो क्वेश्चन बैंक भी दिया उसमें भी सवाल है। इसमें मेरे को अभी तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें तो है ही ना शीट में, तो जो मैंने आपको शीट दिया ना क्वेश्चन बैंक का, उसका कर लेना एक बार, ठीक है ना।
26, 30 और 34 फोटो खींच के डाल देना ग्रुप में। 26, 30 और 34 देखिए आपको ग्रुप पे क्वेश्चन आएगा एक तो 26, 30 और 34 ग्रुप में क्वेश्चन आएगा, देखो एक बार। अगर वो बुक है तो बुक पे देख लो, नया वाला में देखना होगा, नया वाला में है, पुराना वाला में नहीं। 26, 30 और 34 ऐसे तो आपको क्वेश्चन शीट में भी दिया हुआ, जो मेरा शीट दिया हुआ है उसमें भी क्वेश्चन है। बट ये चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हाँ जैसे भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर के साथ में भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली खींच के भेज दे। भैया कॉपी नहीं दे रहे, देखो तो हमारे पास नहीं है अभी। अच्छा हाथ पे भैया एक्स्ट्रा पेन है, थैंक यू। ये एक्स्ट्रा थक गई क्या? थक गई? ओके, पेंसिल भी चलेगा। दिक्कत नहीं है ना? भेज देगा? देखो ग्रुप चेक करो प्लीज, आगे आगे ग्रुप चेक करो, क्वेश्चन देखो एक बार के लिए, ग्रुप पे क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, वो का आंसर है एक ग्रुप में क्वेश्चन देखो ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 26 में आई है, अच्छा 26 ना, ये कितना? हाँ 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, 25 भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, 25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 में रीड कर लूंगा एक बार के लिए। 26 बताइए, 26 देखिए क्या लिखा हुआ है। नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है आपको 6.5, 8.49, जीडीपी डिफ्लेटेड दिया हुआ है 100, 140, 125। आपको निकालना है कि फ्रॉम विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम एंड वाई। बताइए कब आपका रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी सेम है, आपको ये बताना है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए एक बार के लिए, नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है और जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है। क्या अभी तक आप लोग रियल जीडीपी निकाला है क्या इसमें? तो रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा, अब रियल जीडीपी निकाले कैसे, तो आता ही नहीं है मेरे को। सर कहाँ आता है? अरे सर डायरेक्टली नहीं आता है, बट आपको जीडीपी डिफ्लेटर तो आता ही है। वो कैसे निकालता है? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100, उस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग रियल जीडीपी निकाल लीजिए। ठीक है, लिखिए एक बार के लिए, 2014-15 में लिखिए, 2014-15 रफ कॉपी में लिख लीजिए या फिर बुक में लिख लीजिए। 14-15 जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 6.5 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी 6.5 दिया हुआ है। क्या लिखोगे? 100 इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय ये, कितना होगा आंसर? मैं लिख के देता हूँ इसमें 14-15 में। अच्छा तुमने ये किया नहीं है ना क्वेश्चन, लगता है हमको इसकी वजह से ना, मिस किया शायद, 6.5 ना मिस किया ना। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है तुम्हारा 100, ठीक है, सिर्फ इसका फोकस कर रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आपको निकालने बोला रियल जीडीपी, बट यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टली। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू हॉट, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू व्हाट? 100, यही तो फॉर्मूला है ना। जीडीपी डिफ्लेटर कितना दिया है आपका? 100, नॉमिनल जीडीपी कितना है आपका? 6.5 बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, बराबर, इसमें बचा 1। तो रियल जीडीपी इज हाउ मच? 6.5। तो आपका आंसर कब होगा मैच? मतलब आपको आंसर तो ये सब तीनों केसेस में, तीनों ईयर में निकालना है। पहला वाला का आंसर आएगा 6.5, दूसरा वाला का आंसर आएगा 6 एंड थर्ड वाला का आंसर आएगा 7.2। निकाल लीजिए पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। भैया प्लीज वो पेन भी दे दो।
हमें ये नहीं चलाना जल्दी हो जाएगा फिर जल्दी तो बोले तो नहीं क्या हाँ बताइए, हो गया, निकाला आपने? पहला वाला कितना है 6, दूसरा वाला कितना है 6.5, दूसरा है 6, तीसरा का है 7.2। ठीक है, सेम तरीके से निकालना, आपको 7.2 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन से ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सेम है? 14-15। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपको? कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स, ये तो निकाल लिया आपने। इज देयर एनी ईयर फॉर विच रियल जीडीपी फॉल्स? 15-16 में दिख रहा है ना, पहले 6.5 था, फिर कितना हो गया 6 हो गया, तो आपको रियल जीडीपी फॉल हो गया। फर्स्ट वाले में सेम है, बस वैल्यू तो निकाल ही लिया ना आपने, वही कैलकुलेशन ही वाई है अल्टीमेटली। ठीक है, इसका इसमें कौन सा क्वेश्चन, उसमें 28-29 भी डाला है या इससे 30 है? एक काम करिए, वाला दोनों शीट को डाल देना। एक सवाल देखो, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें है, आप लोग फोटो ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम इससे या तो फोटो खिंचवा दे देगा आपको। जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में अंडर स्टेट और ओवर स्टेट वेलफेयर, ठीक है, जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में अंडर स्टेट और ओवर स्टेट वेलफेयर, full stop. Explain the statement using examples of a positive and a negative externality. सर कैसे हो रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि जीडीपी के वजह से इंपैक्ट होता है टुवर्ड्स द वेलफेयर। वेलफेयर मतलब लोगों को मटेरियल पोजीशंस अवेलेबल है, अभी मैं कराऊंगा वो वाला पार्ट को, बट आपको जिसको किया हुआ है उसका रिकॉलेशन। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा सर, मैंने एक लॉन बना दिया, एक लॉन बना दिया, उससे क्या फायदा हो गया आपका, लोगों को क्या मिल रहा है, अच्छा हवा वगैरह मिल रहा है, तो ये तो पॉजिटिव एक्सटर्नली। और मैंने धुआं वगैरह पोल्यूशन वगैरह क्रिएट किया, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सटर्नल। ठीक है, जो पीछे के क्वेश्चंस है इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 34 और ये इधर के भी कुछ फोटोज जो है ना, एक काम कर 4.87, 4.88 और 4.89 का डाल दे। ये तीनों मतलब इसमें जो जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस आए हुए हैं खाली वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। ये लास्ट के पार्ट से तक मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, आइए, तब तक वो आ जाएगा आपके पास फोटो। आइए, ये समझ में आ गया आपको, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में से कौन सा बेटर है भाई? रियल जीडीपी है। क्यों सर? 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, ठीक है ना, 3 मार्क का सवाल। सर क्या सर, रियल जीडीपी जो है वो केवल प्राइस चेंज नहीं बता रहा आपको, रियल फिजिकल आउटपुट जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। पीरियोडिक कंपैरिजन करने के लिए, याद है ना, मोदी जी का सरकार और मनमोहन जी का सरकार में दोनों में से कौन बेटर परफॉर्म किया, उसके लिए कौन सा बेटर था आपका, रियल जीडीपी। और क्योंकि ये रियल जीडीपी आपको रियल आउटपुट बताता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए भी रियल जीडीपी काम में आता है। 3 पॉइंट, फिजिकल आउटपुट का चेंज के लिए रियल जीडीपी, नंबर 2 पीरियोडिक कंपैरिजन करने के लिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन करने के लिए। समझ में आया आपको? ये कौन डाल सकता है कि इन्फ्लेशन वाला फैक्टर तो मत करना, इसी में रखो ना, खाली इसी के अंदर डाल देना ना, फिजिकल आउटपुट, उसमें तो तुम्हारा इन्फ्लेशन वाला फैक्टर प्राइस चेंज भी बताता है, वो डाल देना उसके अंदर, पहला वाला पॉइंट के अंदर। क्लियर है? मुझे जो एग्जांपल लगता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको वो शीट जो मैंने 2 पेज आपको पन्ना दिया है अभी, इसलिए मैं ग्रुप में भिजवा रहा हूँ। मुझे लगता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, मेरा ऐसा गट फीलिंग हमको बोल रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रहता है गट फीलिंग मेरा, तो बता रहा आपको। नहीं आया तो भगवान का नाम ले लेना, वो क्या कर। ठीक है, हम पेपर सुनना बना रहे हैं यार, हमको ऐसा लग रहा है, इट मैचेस अ लॉट ऑफ टाइम। अगर फर्स्ट ईयर टीचिंग होता तो हम बोल भी देता था आएगा 100%, आजकल थोड़ा प्रिकॉशनरी हो गया हूँ। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर बताइए, जीडीपी एंड वेलफेयर में जीडीपी का मतलब क्या, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। वेलफेयर का मतलब क्या है, लोगों के पास में एक मटेरियल वेलबिंग है या नहीं है, लोगों के पास जो सामान चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज नोन एज वेलफेयर। क्या जीडीपी वेलफेयर को गारंटी देता है? द आंसर इज व्हाट, नो। यस, जीडीपी इज अ कॉमनली यूज्ड इकोनॉमिक पैरामीटर, बट इट डज नॉट गारंटी व्हाट, वेलफेयर। कि जीडीपी बढ़ेगा तो देश का वेलफेयर होगा, जरूरी नहीं है। सर उसके एक्सेप्शंस दिए बताए क्या कहते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देश में इंडिया का जीडीपी लेवल कितना है, 5th रैंक में है, बट पर कैपिटा इनकम कितना है, 144th या 114th रैंक में है।
ठीक है, तो यानी कि क्या समझ में आपको, देश में मैंने बोला जीडीपी देश का कितना रैंक में है, 5th रैंक में। इंडिया इज इन द 5th रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम, उसमें हम लोग 27 नहीं 100 कितना में है, 100 कितना रैंक में है पता नहीं, जो भी है 100 कितना रैंक में आता है अपन, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पैसे तो है बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं है, द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पुअर आर बिकमिंग पुअर, तो इसमें इक्विटी बैलेंस हो रहा नहीं है, जो कि जीडीपी फोकस करता नहीं है। नंबर 2, change in prices. So GDP will constantly increase because the prices are always what? Increasing due to what? Inflation. Inflation की वजह से GDP तो बढ़ेगा ही, but is it indicating welfare? भाई एग्जाम्पल, आपके पास पैसे तो बढ़ रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, बट आप सामान तो वही खरीद रहे हो, तो अल्टीमेटली जीडीपी तो बढ़ रहा है, बट वेलफेयर बढ़ रहा नहीं है। नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के आ सकता है, जो अभी शीट आपको क्वेश्चन आएगा उसमें भी शायद एक सवाल है, और मेरा या तो मेरे शीट में भी एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ठीक है ना, ये आप भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बात बिल्कुल सेम है। ये कौन से ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में इवेलुएट करते नहीं है, इनको हम लोग, क्योंकि इनका कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होता है, इस वजह से हम लोग इसको जीडीपी में कंसिडर करते नहीं है, बट इज आल्सो इंपॉर्टेंट विच इज नॉट कंसिडर्ड इन द जीडीपी। तो ये अपने आप में अलग से सवाल पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, और या फिर ये वाला सवाल। एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या होता है, सर ऐसा कोई भी बेनिफिट या फिर हार्म जो आप क्रिएट करते हो जिसके लिए ना आपको कोई पेमेंट मिलता है ना आप कोई पेनलाइज होते हो। एक्सटर्नलिटी का डेफिनेशन भी पूछ सकता है अपने आप को। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन। इस पार्ट में गड़बड़ कुछ नहीं होने वाला, आपको केवल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जानना है कि ये सवाल यहां से पूछा है, इस तरीके से कि जैसे एग्जांपल से बोला ना, कुछ एक लाइन बता दिया जीडीपी वेलफेयर कुछ बड़ा बता दिया, तो बोला एक्सटर्नलिटीज इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है, तो पॉजिटिव हुआ तो ये, नेगेटिव हुआ तो ये, ठीक है। या फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, या फिर ऐसे बोल सकता है द कंट्रीब्यूशन मेड बाय अ हाउसवाइफ टुवर्ड्स हिज फैमिली does not contribute towards GDP. Can you suggest or can you conclude by saying where GDP is equal to welfare? Comment. तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पूछा है ये वाला, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। समझ में, क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि कहां से पूछा, जहां वेलफेयर वर्ड आया, ठीक है, उसका रिलेशन पूछा आपस में, इस टाइप का वर्ड आया, तो आप समझ जाइएगा क्या आया, यहाँ से क्वेश्चन आया, और यहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे अभी ग्रुप में, ठीक है, या आ चुके होंगे शायद, ठीक है, वो अपन देखेंगे इसके बाद। एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई हार्म या फिर बेनिफिट आपने सोसाइटी की तरफ करवाया किसी फर्म ने या इंडिविजुअल में, जिससे आपको ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, इंस्टीट्यूट के बाहर में कॉमन स्पेस रखवा दिया जहां पे लोग बाग जो है थोड़े रिलैक्स कर सकता है, क्या मुझे उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं। क्या मुझे कोई पैसे देंगे, नहीं। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नलिटी, बट ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। मैंने क्या दे दिया, जगह दे दी अच्छे से। मैंने पोल्यूशन किया, ठीक है, मैंने हार्मफुल वेस्ट जो भी यहाँ पे पेपर वेस्ट आ रहा है वो जमीन में फेंक दिया, रास्ता में फेंक दिया, मुझे कोई पेनलाइज कर रहा है क्या, नहीं। बट ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में या पॉजिटिव, नेगेटिव। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। आप एक एक एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एक एक एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है आपका, रेट ऑफ पॉपुलेशन, खत्म, यही है बस। रेट ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, क्योंकि देश में हमेशा वहां बढ़ ही रहा है, तो क्योंकि वहां बढ़ेगा तो उनका सेरेलेक का कॉस्ट सब कुछ बढ़ेगा ना, सब तो खाएगा, थोड़ा बहुत तो खाएगा, थोड़ा बहुत तो कपड़ा पहनेगा, माना नंगू पंगू रहता है लोग, फिर भी कपड़ा तो खरीदेगा आप, ठीक है। तो कपड़ा जब खरीदेगा तो अल्टीमेटली क्या होता है, देश में हर साल प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, सॉरी पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो देश में कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ेगा ही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा ही। समझ में आया आपको, तो ये रहा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको 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 जीडीपी कंसिडर करता नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइस चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनको इंक्लूड करता नहीं है। इसमें से या तो एक पॉइंट को उठा के पूछेगा या तो बड़ा क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से कि आप बताओ जस्टिफाई 4 पॉइंट्स जहां जीडीपी इज नॉट इक्वल टू वेलफेयर, तो आपको अलग दोनों तरीके से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बल्ले बल्ले वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर छोटा क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आया तो यू शुड बी रेडी, ठीक है, एटलीस्ट 2 मार्क के हिसाब से रेडी रहिएगा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। और लास्ट ग्रीन जीएनपी जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन जीएनपी क्या बोला है कि नेशनल आउटपुट जो आप निकाल रहे हो, लेस लेस व्हाट, जो भी आउटपुट निकाल रहे हो नेशनल आउटपुट, लेस व्हाट, जितना भी आप डिग्रेडेशन करोगे टुवर्ड्स दी एनवायरनमेंट, मतलब बोल रहे हैं कि आप आउटपुट जो निकाल रहे हो उसमें से जो भी आप पब्लिक को कॉस्ट पहुंचा रहे हो बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उनको क्या कर दो आप, माइनस कर दो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन जीएनपी, ताकि ताकि एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो। देखिए इसको इग्नोर मत करिएगा, आराम से 2 मार्क का सवाल अगर बाई चांस पूछ लिया तो अपना नुकसान नहीं होना चाहिए इस वाला पार्ट में, ठीक है। ग्रीन जीएनपी वाला पार्ट चलेगा, विद दैट योर एंटायर नेशनल इनकम इज डन।
ठीक है। हाँ क्वेश्चन देखो तो ग्रुप में दिया आपको, क्वेश्चंस ग्रुप में आया देखो। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 देखो आप लोग, 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 खुद से कर लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 34 जो बुक लाए पेज नंबर 4.88, पेज नंबर 4.88, क्वेश्चन नंबर 34। Has the price level, क्या लिखा है? Calculate the GDP deflator, has the price level risen between the base year and the under consideration? क्या प्राइस ये को कंसीडर किया गया है, वो पूछा है खाली, बता दे, चलो बता देगा। कौन सा? ये वाला? इसमें जीएनपी दिया हुआ है, नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है तुम्हारा। जीएनपी हो जीडीपी हो फर्क पड़ता है क्या अपने को? चाहे नेशनल इनकम हो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो नॉमिनल जीएनपी दिया हुआ है 2500, फिर दिया हुआ है आपका बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है, यानी कि कौन सा जीएनपी हो गई है, रियल जीएनपी दिया हुआ है 3000, आपको निकालने बोला जीएनपी डिफ्लेटर, कैसे निकालोगे? नॉमिनल बाय रियल इंटू 100, ठीक है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता था आपको, प्राइस कितना चेंज हुआ है। तो पहले प्राइस कितना था, 100 रुपया होता, अभी कितना हो गया? 83.3। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलेगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलेगा, गलती हो जाएगा एग्जाम में। नॉमिनल जीएनपी, अगर जीडीपी हुआ तो जीडीपी, जीएनपी हुआ तो जीएनपी, नॉमिनल जीएनपी बाय रियल जीएनपी इंटू 100। तो 2500 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, उससे आपका आया 83.33। तो प्राइस पहले से क्या हुआ साहब, गिर गया बाय हाउ मच, 16.666%, ठीक है, चलेगा। और जो मेरे शीट में क्वेश्चंस दिए आपको, जो मेरा क्वेश्चन बैंक का शीट है, उसको कर लेना एक बार क्वेश्चन इसका, ठीक है। मेरे हिसाब से और तो नहीं है क्वेश्चन इसमें। पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 मिस हुआ है क्या अर्चिता को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 28, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 मिला आप लोगों को? क्या लिखा है देखिए तो, हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हायर जीडीपी मींस ग्रेटर पर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन एन इकोनॉमी, मतलब बोल रहा है कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब लोगों को सामान भी मिलेगा, मतलब वेलफेयर बोल रहा है। तो ये वेलफेयर का मतलब क्या था, वेलफेयर का मतलब क्या था, देखो ना वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर मींस अ सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, वेलफेयर। लिखा हुआ है इसमें, क्या हायर जीडीपी मींस हायर वेलफेयर? The answer is what? No. इसके एक्सेप्शंस दे दो आप जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है और इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिया हुआ है, तो पर कैपिटा दिया है ना वर्ड, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डालना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्या डाला है, रेट ऑफ पॉपुलेशन, प्राइस चेंज भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी डाल दो इसमें से, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डालना चाहिए, पहला पॉइंट जो था कि लोगों को जीडीपी तो बढ़ रहा है बट इक्विटेबल लेवल पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा नहीं है, ठीक है। जिसका पार्ट ये सॉलिड नहीं है, याद नहीं हुआ है, आप लोग प्रायोरिटी में ये वाला पार्ट करोगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कुछ कुछ पार्ट भूल गए हो दिमाग से, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर 29 में करो तो 29, 29, if in a locality a new park is developed by the municipal corporation, it will have externalities both positive and negative। क्या समझ पाएगा आप लोग क्वेश्चन को, क्या दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, real GDP is a better indicator than the economic growth than the nominal gross domestic product। ट्रू है, 3 पॉइंट, फिजिकल आउटपुट वाला पॉइंट, ठीक है। सैंपल पे 2020 का क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 24 नहीं आया क्या, 24 नहीं दिया,
चलो ठीक है, हो जाएगा 24। कहाँ पीछे का दिया है क्या? हाँ 37 88 89 30, ये 35 दिया है क्या? 35 हाँ ये हाँ 35 देखो तो 35, ये भी किसका सवाल है? 35 का क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन नंबर 35। ये नॉर्मल Domestic services, household services performed by the women are not considered as an economic activity. Defend or refute? The answer is what? True. Defended है, क्योंकि इनको कंसिडर किया जाता नहीं है। नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। 36, management of water polluting oil refinery says that the oil refinery ensures welfare through the contribution to GDP. Defend or refute? Refute it क्यों सर? क्योंकि it might create what? A negative externality. ठीक है, negative externality does not guarantee what? Welfare. ठीक है, तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने वाला बात है खाली, इसमें और भी सवाल है कुछ कुछ। मैंने कई सारे क्वेश्चंस जो जो आपके थोड़ा टेक्निकल थे उनको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक दो सवाल और पूछ लूं क्या? अगर किसी के पास बुक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 इसी शीट को दे दो तो बस इतना करके डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद सम्स है खाली, ठीक है, सम्स है, सम्स की जो प्रैक्टिस है वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना, आज नहीं करेंगे सम्स वाला पार्ट को। हाँ, पता है क्या? एक चैप्टर करके भेजेगा क्या तुम लोग को? नेशनल का लास्ट टॉपिक है वो बोला। बाद में वो चैप्टर 1 2 3 भी करना घर जाके रेस्ट इसको रेस्ट करना है। थक गया बहुत ज्यादा देखता जब तक है जान। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आओ। नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। 13 तो खुद से कर लेना, 12 में आओ, 12 में आओ। हाउ विल यू ट्रीट, मिला क्या क्वेश्चन? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, 12 सॉरी 12। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीडीपी पूछा है देश के अंदर। नंबर 1, प्रॉफिट्स अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। होगा क्योंकि इंडिया के अंदर कमाया है पैसा। ठीक है, फॉरेन बैंक देके कंफ्यूज ना होइएगा। नेशनल इनकम में नहीं आता, डोमेस्टिक इनकम में। सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द एम्बेसी ऑफ जापान। द आंसर इज व्हाट? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अपन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानता नहीं है अगर वो साल भर तक काम करता नहीं है। इसमें गलती होता है एग्जाम में। ठीक है, नंबर 3, सैलरीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। सैलरी ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ जापान, सैलरी ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ जापान वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी इन जापान। इंडियन एम्बेसी को हम लोग कहाँ मानते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। समझ में? अरे वो तो है ही नहीं, इंडियन एम्बेसी तो किसके लिए काम कर रहा है? ये तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे कि इंडियन एम्बेसी अगर लोकेटेड अब्रॉड तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं। और कोई भी चीज अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चल रहा है तो उसको हम लोग इंक्लूड करता। 13 आप लोग खुद से कर लीजिएगा प्लीज। नेशनल इनकम को कौन से चीजें अफेक्ट करेगा बता दो पहले। सेल ऑफ ओल्ड हाउस, सेल ऑफ ओल्ड हाउस इंक्लूड नहीं करेगा। कमीशन टू अ ब्रोकर ऑन अ सेल ऑफ ओल्ड हाउस करेगा, जो ही सुन रहा है ना। परचेज ऑफ शेयर्स नहीं करेगा। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेथ करेगा। सेल टू अ डॉक्टर, सॉरी सैलरी टू अ डॉक्टर, सैलरी टू डॉक्टर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। परचेज ऑफ न्यू कार बाय अ फर्म, बाय अ फर्म, फर्म 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 आएगा या नहीं आएगा? फर्म आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इंडिविजुअल खरीदता है तो नहीं आएगा। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस 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 खरीदता तो किस लिए खरीदता है? कैपिटल गुड्स। समझ में आया क्या? इधर गलती हुआ है, लिख लो परचेज ऑफ अ कार बाय अ फर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11। नहीं भेजा, नहीं भेजा। परचेज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज होगा क्योंकि वो शुरू का पार्ट बनता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का पार्ट। पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा, ट्रांसफर पेमेंट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 में आओ एक बार। अरे नहीं, 25 तो हो गया, 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। 14 में जो नया एकदम लेटेस्ट शीट दिया था ना अभी आपको क्वेश्चन, जिसमें भी मैंने हमने करवाया था। 14 में आइए। 14 में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम मींस इंक्रीज इन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये जरूरी है? नहीं, क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या?
वेलफेयर एंड जीडीपी का इंक्रीज होना डज नॉट गारंटी व्हाट वेलफेयर। सवाल का आइडेंटिफिकेशन समझ में रिपीट हो रहा है, देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। ये जीडीपी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, आपसे सवाल पूछा है। फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म, फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म। एक फर्म ने अपने मैकेनिक को पेमेंट किया, ऑब्वियसली वो उसका फाइनल तो है नहीं, वो उससे आगे कुछ सर्विसेज करवाएगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन बाय अ बैंक। इंटरेस्ट पेड बाय होम, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो उसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानेगा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार फॉर यूज बाय अ फर्म इंक्लूड होगा, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलेगा। उसके अलावा देखो ना, इसमें लिखा हुआ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होता है, उसका इंपैक्ट बताइए जीडीपी की तरफ, ऐसा सवाल पूछा है, तो वो वाला पैराग्राफ हो गया। तो एक्सटर्नलिटीज पूछा है क्या होता है, एग्जांपल देने बोला आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का। ठीक है, इसमें सवाल सुनिए। गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा among the masses, explain its impact towards GDP and welfare of the people। ये क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है किसका, गवर्नमेंट का, उसको बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेलफेयर तो बढ़ेगा, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ द पीपल बढ़ेगा। पहले आंसर चाहिए ना, दूसरा क्या बोले, बढ़िया। ठीक है, पढ़ाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, बट तुम क्यों जगा था 2 बजे तक, हाँ पी था क्या, हाँ पढ़ाई लिखाई करना मैथ्स में लिए बच गया। वही तो अभी मैथ्स में तो कम थे कम चलो ठीक है, नेशनल इनकम का थ्योरी पूरा खत्म कर लिया अपन ने, सम्स थोड़े बाकी है, पूरे बाकी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। अभी जिसका जिसका गलती हुआ ना, वो इंक्लूजन इंक्लूजन वाला पार्ट में वो कुछ क्वेश्चंस देख लेगा। ठीक है, जितने मैंने करवाया आपको शीट्स मैंने दी है, एक बार देख लीजिएगा ताकि गलती नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़े। यार देखो सामूहिक रूप में लोग छुट्टी मांगते हैं इस बार। फिर कल हम 8 बजे बुलाएगा सुबह, हाँ ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा 9 बजे कर लो 9 बजे पढ़ेगा 1 2 3 खत्म कर लेगा हाँ 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 लेक्चर कर दो। आप देखिए एक बार पिन कर देना अपनी 3। पिन कर देना आप एक सेकंड रुको, 10 6 जितना एक सेकंड रुको रुको रुको। सुबह सुबह 4 बजे कभी ताना मारता है कभी कुछ अच्छा सुन, मैं नहीं मानता वो क्या ही मान लो मान लो कार्तिक क्या बोल रहे हैं, बोलने में क्या ही जाता है, क्या ही बोल रहे हैं, बोलने में क्या ही जाता है मेरी कुछ नहीं बोल सकता सुनना मतलब मैं हमारी तरफ क्या घुमाया कैसे पास करा और क्या करना है, नेशनल इनकम वाला पार्ट हो गया, तो फिर कल जल्दी मिलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास में। सुबह का आदमी हो गई 11 बजे मेडिकल वाला मन फिर एक बार कल का टारगेट बना के जाता है, एक बार के लिए कल का क्या करेगा चैप्टर्स अपन। ये नेशनल इनकम वापस देखेगा मेरा नहीं पूछ, तुम्हारा नहीं पूछ रहा, मेरा पूछ रहा, तुमको तो देखना ही है। तुम लोग अपने प्रिपरेशन के साथ भी आगे बढ़ोगे। हमारा पूछ रहा हमको कौन सा चैप्टर कराना है कल, एग्रीगेट डिमांड, एडी, 6 करवा दीजिए रूरल डेवलपमेंट, ओके। और 1 2 3 तो रिवाइज करें 5 मतलब 1 2 3 तो 1 2 3 तो फटाफट रिवाइज कर लेंगे, हो जाएगा मैं रात को कर दूं ठीक है ना, 1 घंटा भी भैया के साथ वो फटाफट हो जाएगा। प्लीज 1 2 3 करके आना, हाँ हाँ क्योंकि उसको बहुत अच्छे से करवाया है मैंने, तुम लोग को भी लिंक चाहिए तो ले लेना मेरे से। ठीक है, और क्या था, उसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसका क्वेश्चन देखना जरूरी है। आईडी में अगर क्वेश्चंस देख के नहीं गए आप तो बहुत दिक्कत होगा, आप लोगों को बता रहे हैं। और नेशनल इनकम जैसे मैंने क्वेश्चंस करवा दिए आप लोग को, ठीक है, तो आप लोग आज जाके अगर पॉसिबल है आप लोग के लिए, तो आप लोग नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अगर कोई पार्ट मिस हो गया, जैसे एग्जांपल आप लोग को नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी वाला पार्ट नहीं आ रहा था रिविजन में, तो आप लोग वो वाला पार्ट देखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग का। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम देखा तुम लोग को आ रहा है,
ठीक है, तुम लोग जो पार्ट मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा वो पार्ट को देख लेना तुम लोग ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन देख लेना बेसिकली सेम अप्लीकेबल, ठीक है। और हाँ, आपका क्वेश्चन में जिससे भी देखना, ये संदीप का अगर है तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन जो मैंने मार्क करवा दिया वो सब भी देख लेना, क्वेश्चन देखना है खाली अपने को, ठीक है। तो एनआई का फुल हो गया आपका, फिर आईडी का मैंने क्या क्या बोला आपको, चैप्टर 1 2 3 मेरे रिवीजन से साथ में कर लेना। 3 का थोड़ा टॉपिक लास्ट में बचेगा हल्का सा, वो अपन अटैच करा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं, जितना मैंने करवाया बहुत स्मूथली आराम से खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा आराम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। कल कल क्या क्या करेंगे अपन, एग्रीगेट डिमांड करना है, एडी, कल अच्छा हैवी काम करेंगे, कल हैवी करेंगे ताकि थोड़ा चीजें लाइट हो जाए अपने लिए। एडी और बताओ, और मेरे से तो मैक्रो दिमाग में घुसेगा नहीं आप लोगों को, उसके बाद तो नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड खत्म ना। हाँ, बीओपी सब करा दिया, छोटा क्वेश्चन, तो वन स्मॉल चैप्टर लिख देता, वन स्मॉल चैप्टर ऑफ मैक्रो, ठीक है, वो मोस्ट लाइकली बीओपी ये सब कुछ करा देगा आप लोग, खत्म हो जाएगा। फिर आईडी में कौन सा कराना है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा आपको सेल्फ में टारगेट मैं कल का दे देता हूँ आपको पहले से, जो आईडी 1 2 3 है उसके क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को, और जो मैं चैप्टर्स करा रहा हूँ वो तो करना ही है आपको हाथ में, जो मेरे साथ में करोगे तो करना ही, यहाँ क्लास में करोगे आप लोग, और चैप्टर 9 करोगे, ये नहीं भूलना है आप लोगों को। मेरे को परसों तक टाइमना नहीं चैप्टर 9 को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, आईडी का चैप्टर 9 ये हो जाएगा। मैक्रो का आज एक चैप्टर खत्म हो गया आपका, कल 2 हो जाएगा, 3 हो गया। देखो एक चैप्टर अगर आप लोग कर लो सेल्फ में तो अच्छा रहेगा, रिवीजन के फॉर्म में, मनी बैंकिंग कर लो, जो भी आपको मन है कर लो, तो क्या होगा लास्ट डे के हिसाब से प्रेशर नहीं रहेगा। बाय द एंड ऑफ थर्ड डे अपना पूरा एक बार प्रॉपर्ली खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ, ताकि अपन लोग लास्ट डे जो है रिवीजन कर सके आराम से, यानी कि आज भी बोलो 13 14 15 15 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए अपना, मेरा नहीं आप लोग का होना चाहिए विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखना कितना जरूरी है आपको नेशनल इनकम में समझ में आ गया होगा अभी, और नहीं देता तो गलती करता है एग्जाम में आप लोग जाके, ठीक है। तो आज मेहनत कर ले नेशनल इनकम के ऊपर, 10 मार्क नहीं छोड़ना अपने को इसमें से, हाँ सिर्फ 10 मार्क काटना है बस। इसे तो आईडी का टारगेट दिया बाबू आज आपको, ठीक